नमस्कार मित्रों। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ऑलमोस्ट प्रत्येक वर्ष ही राज्य वन सेवा परीक्षाओं का आयोजन काफ़ी लंबे समय से करवाती आ रही है। ये अनफॉर्चुनेट है कि इस साल 2025 में अपना कोई नोटिफिकेशन नहीं आया, लेकिन उम्मीद है कि 2026 में ठीक ठाक पोस्ट के साथ अपना नोटिफिकेशन आ जाएगा। अब फॉरेस्ट सर्विस के लिए काफ़ी ऐसे कैंडिडेट हैं जो प्रिपरेशन कर रहे हैं। करने के पीछे कुछ रीज़न भी है। एक वो कैंडिडेट है जो सीरियस है, जैसे अगर आप लास्ट 4-5 रिजल्ट देखिए फॉरेस्ट सर्विस के, तो जो एसीएफ बने हैं बाय लार्ज इसमें वो कैंडिडेट हैं जो सिविल की प्रिपरेशन कर रहे थे और 2-3 बार सिविल के इंटरव्यू तक पहुँचे, दिए, लेकिन वहाँ वो एज नहीं मिल पा रही और पोस्ट नहीं निकल पा रही थी। वो कैंडिडेट हैं इधर फॉरेस्ट में आए, निकाले और अंदर, क्योंकि उनके जो रिटन है उसमें सब्जेक्ट में दिक्कत नहीं थी, उनके रिटन लिखने में उन्हें दिक्कतें आ रही थी। बहुत सारे कैंडिडेट इधर फॉरेस्ट सर्विस में है, उनके साथ इशू वही है कि वो लिखना उनको प्रॉपर बन नहीं पाता है। तो एक तो वो है, और ऐसा नहीं है कि केवल वही है, बहुत सारे कैंडिडेट थोड़े ज़्यादा समझदार हैं। ज़्यादा समझदार मीन्स कुछ चीज़ें हैं, एंगल है अभी फॉरेस्ट सर्विस के जो ज़्यादातर आप में से लोग उन्हें अभी नहीं समझते। अभी ये एंगल अभी एक्सप्लोर आपका हो जाएगा। वो फॉरेस्ट सर्विस को ध्यान से प्रॉपर तरीके से प्रिपेयर करते हैं और निकाल के आगे बढ़ जाते हैं। तो पहला मुद्दा है कि फॉरेस्ट सर्विस की प्रिपरेशन कैसे की जाए या कब की जाए। आपके पास एक ऑप्शन ये है कि आराम से टेंशन फ्री होकर के आप जो करना है करिए। नवंबर-दिसंबर में जब नोटिफिकेशन आए तब आप अपनी प्रीलिम को फोकस कर दीजिए और फरवरी में आप अपना प्रीलिम निकालिए। फिर जून, जुलाई, अगस्त के आसपास शायद मेंस हो जाएगा, तब आप मेंस निकाल के इंटरव्यू निकाल के आप अंदर आ जाइए। लेकिन ये थोड़ा रिस्की रहेगा। हो सकता है आप अपनी रेंजर की पोस्ट पे आ गए, बोले रेंजर तो बन ही जाऊँगा और काम खत्म। ये चीज़ें रही आपके पास। दूसरा, जब आपके पास टाइम मिला है, किस्मत भी बोल सकते हो इसे, कि एक पूरा साल का बैंड मिल गया लगभग आपको अगले 8-9 महीने का, जिसमें आप प्रॉपर तरीके से थोरोली डिटेल में प्रिपेयर कर सकते हैं अपनी फॉरेस्ट सर्विस को। यहाँ फॉरेस्ट सर्विस की प्रिपरेशन का केवल फॉरेस्ट्री या 2-4 सब्जेक्ट नहीं है, इंक्लूडिंग आपकी प्रीलिम। इतना आप डेप्थ में प्रिपेयर करके चलिए कि जब एग्ज़ाम आए तो वो एक ही स्लॉट में आप सीधे शूट कर जाए उसे। फिर वो जो विशियस साइकिल है बार बार की, वो ना चले। पहले तो मैं ये समझा देता हूँ कि फॉरेस्ट सर्विस सिविल सर्विस से कैसे बेहतर है। सिविल सर्विस में आपको स्टेट लेवल पर हाईएस्ट पोस्ट मिलेगी एसडीएम की, या एसडीओ बोल सकते हैं, अनुविभागीय अधिकारी, जो अपने सर्टिफिकेट बनाते हैं एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के, वो वही बनेंगे। ये रहा अपना एसडीओ, या हम लोग कई बार क्या बोलते हैं ना, एसडीएम। जब उनके पास मजिस्ट्रेट की पोस्ट है डिसीजन मेकिंग में, तो वो ना एसडीएम बोलेंगे, अदरवाइज वो एसडीओ की पोस्ट पर है। इसमें क्या है, पब्लिक डीलिंग बहुत है। अगर करप्शन के एंगल छोड़ दिए जाएं तो कुल मिला के ये ऐसी पोस्ट है जिसमें पैसा है, लेकिन खर्च कर रही है आपकी फैमिली वाले। आपके पास खर्च करने के लिए टाइम नहीं है, पर्सनल लाइफ के लिए टाइम नहीं है, क्योंकि पब्लिक डीलिंग है। कोई किसी का सिर फोड़ रहा है, किसी का कुछ हो रहा है, किसी का कुछ हो रहा है, और आपको वो घमा चौकड़ी मची रहेगी आपकी। और जब तक वहाँ शांति बना पाओगे तब तक ट्रांसफ़र हो जाएगा। दूसरा, उसी की इक्वल फॉरेस्ट में है, ये भी एसडीओ है, सब डिविजनल ऑफिसर, बस ये है एसीएफ की पोस्ट। ये ऐसी जॉब है जिसमें पब्लिक डीलिंग कम है, क्योंकि फॉरेस्ट एरिया में ट्राइबल कम्युनिटी है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है, वो अपने काम से काम रख रहे हैं। तो यहाँ पर ऐसा है जहाँ पैसा है और पैसे के साथ आपको उसको खर्च करने का टाइम है।
मीन्स थोड़ी शांति वाली जॉब है, माथा पच्ची ज़्यादा नहीं है। दूसरा जो मैंने बोला था कि थोड़े जो स्मार्ट हैं कैंडिडेट, वो पूरा डेडिकेटेड फॉरेस्ट को ही देख रहा है, वो सर्विस सिविल की तरफ गए ही नहीं। ऐसा क्यों है? प्रेजेंट में आप एसडीएम को देख लीजिए। सिविल सेवाओं में जो एसीएफ बने थे, सॉरी जो एसडीएम बने थे, कब? 1998 में, 99 में, वो अभी तक एसीएफ ही बने हुए, एसडीओ ही बने हुए हैं, प्रमोशन नहीं हो पाए हैं इनके। कुछ के हो भी हो गए होंगे, तो ऐसा मान लो रफली 2000 का बैच मान लीजिए। उस टाइम के एवरेज जो एसडीएम है वो अभी तक इसी पे अटके हुए हैं। बहुत सारे वहीं पे हैं, कुछ के ऐसा संभव है कि कुछ के हो गए हों, जानकारी में ना रहा हो, लेकिन बाय लार्ज उनके प्रमोशन अभी तक वहीं अटके हुए हैं। जबकि यहाँ फॉरेस्ट में देखा जाए तो जो एसीएफ हैं अभी प्रेजेंट में 2012 और 13 वाले जो कैडर के एसीएफ थे, ये आईएफएस बन चुके हैं, 12-13 के। और जो इनके साथ वाले जो ज्वाइन करे थे वो आईएफएस, यानी कि यहाँ पर क्या है, ये डीएफओ, डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर, आईएएस की इक्वल पोस्ट है। उसके ऊपर है सीएफ। इसमें बहुत सारे तो सीएफ पहुँच चुके हैं, मीन्स यह भी पहुँचे भी नहीं, उसकी एक पोस्ट ऊपर पहुँच चुके हैं। और कुछ तो सीएफ के ऊपर जो सीसीएफ की पोस्ट है, एक्चुअली उन्हें सीसीएफ तो नहीं बनाया गया, लेकिन सीसीएफ और सीएफ के बीच में जो एडिशनल सीसीएफ, असिस्टेंट सीसीएफ जो पोस्ट है वो वहाँ पहुँच चुके हैं। मीन्स वो अपनी लाइफ में अभी तक 1-2 लगभग 2-3 प्रमोशन ले चुके हैं जी, पहले प्रमोशन के इंतज़ार में। ये बुढ़ापे में आईएएस बन जाएंगे, ये उसके 2-3 बैच ऊपर पहुँचे होंगे। और कई बार क्या होता है, कई बार क्या अक्सर होता है, आप ऐसे समझ लीजिए कि किसी सिस्टम में आपको एंट्री के लिए स्टार्टिंग हो गई, एक बार डिपार्टमेंट का आप हिस्सा बन गए, गवर्नमेंट का ऑर्गन बन गए, तो ज़रूरी नहीं है कि गवर्नमेंट आपको इसी ऑर्गन में फंसा के रखे। कई आईएफएस हैं, फॉरेस्ट सर्विस के हैं। व्यापम केस हुआ था, उसमें जो चेयरमैन वगैरह था वो कौन था? आईएफएस था। बहुत सारी विंग हैं जिनमें आईएफएस हैं, उन्हें फॉरेस्ट से उठा के किसी दूसरे में डाल दिया गया। आईएफएस है, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का पर्सन है, उसे वेटनरी उधर टॉप में कहीं बिठा रखा है। क्यों? क्योंकि वो काम ठीक कर रहा था, डील ठीक थी, उसे उठा के वहाँ पर आपको काम करवाना। एक बार आप सरकार का अंग बन गए, फिर सरकार को फ़र्क नहीं पड़ता है कि आपको उसी में फंसा के रखें। उन्हें आदमी ठीक लगा, ज़रूरत के हिसाब से इधर उधर शिफ्ट कर लेते। तो वो ये अगर आईएएस बन भी गया, साथ के बैचमेट रहे होंगे, फिर भी वो उसके सीनियर का ऊपर बैठ रखा होगा वो, और यहाँ नीचे डील कर रहा होगा। ये एंगल भी है। इस वजह से बहुत सारे जो सीरियस कैंडिडेट हैं वो सिविल को छोड़ करके वो आईएफएस का ही गेम, ये फॉरेस्ट सर्विस का खेल रहे हैं। लेकिन यहाँ दिक्कतें इसमें भी हैं और इसमें भी हैं। दिक्कतें कहाँ हैं? ये प्रमोशन जो हैं वो सभी प्रमोशन जिसमें आप एसडीएम या एसीएफ के प्रमोशन जो है, किसमें? एसीएफ वाले, या मैं ले लूँ एसडीओ, एसडीएम, इनमें क्या है कि जैसे ही आपका फर्स्ट प्रमोशन होता है, आप सेंटर के कैडर में आ जाते हो, आईएएस कैडर, आईएफएस कैडर, आईपीएस कैडर में आ जाते हो। इसके बाद फिर क्या है, ज़्यादा दिक्कतें नहीं हैं। फिर प्रमोशन यूपीएससी की तरफ से होते हैं, तो फिर आपके प्रमोशन प्रॉपर रेगुलर इंटरवल पे होते रहते हैं। लेकिन जो नीचे के, जिसमें आपके जो भी तहसीलदार, नायब तहसीलदार, वो वाली पोस्ट ले लो, या यहाँ पर फॉरेस्ट में अपनी है रेंजर की, आरएफओ की, इनके साथ वही दिक्कतें हैं। स्टेट पे अपने यहाँ प्रमोशन प्रॉपर तरीके से रेगुलर नहीं हो रहे हैं, हो नहीं पा रहे हैं, बंद हो रखे हैं। इस वजह से ये आरएफओ लंबे टाइम से आरएफओ है। कई आरएफओ से हैं, जैसे जब मेरा एकेडमिक था तो उस टाइम पे एक सीनियर थे, आरएफओ थे, उनसे बात हुई तो बोल रहे कि भाई साहब 2 साल जो आपको बची है, 1 साल पहले उन्हें एसीएफ बनाया गया। मार्क थोड़े उनके कम थे, शायद
इस वजह से वो थोड़ा प्रमोशन में पीछे रहे। लेकिन उन्हें लास्ट में एक टाइप से कि वो रेंजर पे ज्वाइन करे, पूरी लाइफ उन्हें रेंजर बने रहे और बुढ़ापे में रेंजर पर ही रिटायर ना हो जाए। तो डिपार्टमेंट पे थोड़ा फोर्स था, तो उन्होंने क्या किया कि टेरिटोरियल में थे उन्हें सोशल फॉरेस्ट्री में डाल करके प्रमोट कर दिया और वो एसीएफ बने थे। पैसे सैलरी वगैरह बढ़ी लेकिन प्रमोशन नहीं हो पाया। तो नीचे के में दिक्कतें हैं। मैं समझाना ये चाहता हूँ कि जब आपको प्रिपरेशन प्रॉपर तरीके से करना ही है तो भाई फाइट एसीएफ के लिए करो ना, रेंजर बनने में रखा क्या है। करना वही है, बस 2-4 क्वेश्चन का फ़र्क है। 2-4 क्वेश्चन ज़्यादा सही कर दिए तो एसीएफ, नहीं करे तो रेंजर, तो बने बनाए। रेंजर बनने के बाद क्या, फिर अगेन फिर एसीएफ के लिए स्ट्रगल करना पड़ेगा। लेकिन एसीएफ में क्या है कि एक बार तुम्हारा प्रमोशन हुआ, क्योंकि रेंजर के बाद एसीएफ बन गया, फिर बुढ़ापा यहीं पे कटेगा। इसके बाद एक बार प्रमोशन हो गया फिर तो आपका सेंटर में घुस गए, फिर प्रमोशन आसानी से हो जाता। तो ये एंगल भी है, इसलिए काफ़ी कैंडिडेट जो हैं वो थोड़ी सीरियसनेस के साथ यहाँ प्रिपेयर करते हैं फॉरेस्ट सर्विस में। बेसिक सिलेबस देख लिया जाए। जो नए हैं जिन्हें फॉरेस्ट सर्विस के मेंस का या फॉरेस्ट सर्विस की बारी स्ट्रक्चर का नहीं है आइडिया, वो है कि एमपीपीएससी सिविल के साथ प्रीलिम लेती है। मेंस सिविल का मेंस अलग होगा, फॉरेस्ट का मेंस अलग होगा। सिविल के में क्या होता है कि जो 2 पेपर होते हैं प्रीलिम में, पहला पेपर है उसके बेसिस पे कट ऑफ निकलता है और फिर जो सिलेक्ट होते हैं उनको मेंस देना होता है। लेकिन उसमें ज़रूरी है कि जो सेकेंड पेपर है उसमें एक मिनिमम पासिंग मार्क्स निकाल लें। फॉरेस्ट के केस में क्या होता है कि आपको पहला और दूसरा पेपर दोनों कंबाइंड मार्क्स होते हैं और उसके बेसिस पे कट ऑफ बनती है, और जो कट ऑफ निकाल लेते हैं वो फॉरेस्ट का मेंस देते हैं। मेंस निकाल लिया तो फिर आपका लास्ट में आएगा इंटरव्यू। सिविल में जैसे बहुत सारे पेपर होते हैं वैसा यहाँ फॉरेस्ट में पेपर नहीं है। फॉरेस्ट में एक ही पेपर होगा मेंस का, ऑब्जेक्टिव है, रिटेन नहीं है, और उसमें 2 सेक्शन रहते हैं। सेक्शन ए जिसमें एमपी वाला पार्ट है, एमपी जीके का पार्ट है, और सेक्शन बी जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, फॉरेस्ट्री, इन्वायरमेंट, जनजाति और मैथ वाला पार्ट है। टोटल 50 क्वेश्चन इसमें, 100 क्वेश्चन इसमें, 150 क्वेश्चन है, 3 मार्क का एक है, 450 का ये है, 50 मार्क का इंटरव्यू। तो टोटल ये क्रियाक्रम जो है वो 500 मार्क का है। अभी तक ये चलता था कि ये जो 500 मार्क हैं उसमें से कोई 300 मार्क्स लेके आ रहा है, सॉरी कि 450 में से 300 के आसपास लेके आ गया, 340 ले आ गया, वो तो एशिया फर्स्ट रैंकर बनता है। मतलब इतनी हालत टाइट है, इतना डेप्थ में लोगों ने नहीं पढ़ा, इतना सुपरफिशियल है कि 320 340 में ही वो एशिया बन रहा है। कोशिश ये है कि अब चीज़ें थोड़ी सुधरें कि एवरेज जो है कम से कम 300 से नीचे है तो वो रेंजर भी ना बन पाए, इतना उम्मीद है। ऐसा इसलिए क्योंकि टाइम मिला है और सभी जो पहले धोखा खाए हैं इस प्यार में, कौन से वाले 23 वाले जो इंटरव्यू तक पहुँचे वापस आए, 24 में एसीएफ के लिए थे जो पहुँचे और वापस आए, जो वो लग गया ना खून, वो बैठे हुए हैं, साल भर बैठेंगे, प्रिपरेशन करेंगे तो ऑब्वियसली कट ऑफ ऊपर शूट कर जाएंगे। ये डिटेल में पढ़ेंगे वो। तो उम्मीद है कि आपको कम से कम रेंजर बनने के लिए 300 और एसीएफ बनने के लिए 340 350 के ऊपर ही मार्क्स आपको लेने पड़ेंगे, तभी चांसेस रहेंगे इसमें। ये 50 इसके रहे। सिलेबस के हिसाब से मैं एक बार सेक्शन दिखा देता हूँ। इसमें क्या है, प्रीलिम्स में जो 10 यूनिट है, 5 यूनिट वही है। पहली यूनिट है एमपी की हिस्ट्री, सॉरी इंडिया की हिस्ट्री और एमपी की हिस्ट्री, तो यहाँ एमपी की हिस्ट्री है। तीसरी यूनिट है इंडिया की ज्योग्राफी और एमपी की ज्योग्राफी, तो यहाँ एमपी की है। वहाँ पर पाँचवीं छठवीं है एमपी की, वो इंडिया और एमपी की पॉलिटी, इंडिया और एमपी की इकोनॉमी, तो यहाँ पर इन्हें इकट्ठा कर दिया। इंडिया और एमपी की, वो एमपी और एमपी की पॉलिटी और इकोनॉमी। उसमें एक यूनिट है राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर की है, एक आईसीटी वाली है, तो केवल इतना यहाँ इन्हें रखा है। कुल मिला के ये लगभग ये वाला हिस्सा है। और कुछ है जैसे यहाँ पर जनजाति है, वो यहाँ सेक्शन बी में है, पर्यावरण यहाँ बी में है। तो अगर आपने दोनों सेक्शन प्रॉपर तरीके से प्रिपेयर करे तो उम्मीद कर सकते हो आपके लगभग आपके 6.5 यूनिट
10 में से प्रीलिम के लगभग 65-70% प्रीलिम आपकी यहाँ फॉरेस्ट मेंस की तैयारी करते करते हो जाएगी, और वो भी इन डेप्थ, सुपरफिशियल नहीं, इन डेप्थ। बी सेक्शन में क्या है, 4 यूनिट फॉरेस्ट्री की है, फिर एक अपनी जनजाति है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो है, पर्यावरण है और मैथ वाला पार्ट है। ऐसा सिलेबस है। लास्ट 5 ईयर्स से हम लोग इस फील्ड में हैं। ये 4 यूनिट सिलेबस की है। ये सिलेबस जो यहाँ दिया है वो एक बेसिक दिखाने के पर्पज़ से होता है, एक नोशनल पर्पज़ है। यहाँ इसका मतलब ये नहीं है कि आप लाइन टू लाइन इसे पढ़ेंगे और एग्ज़ाम निकाल लेंगे। ये एक समझाने का पर्पज़ है कि भाई ऐसा ऐसा कुछ है, पढ़ लो। आपको पढ़ना कैसे होता है, आप पेपर सिलेबस लीजिए और पिछले साल के क्वेश्चन देखिए, इनने क्या पूछा, उन सभी को फ्रेमवर्क को देखते हुए आप अपनी प्रिपरेशन करिए। उसके हिसाब से हम लोगों को ये लग रहा है कि हमें कुछ टॉपिक्स और हैं जिन्हें आपको बहुत डेप्थ में तो नहीं लेकिन सुपरफिशियल पढ़ा देना चाहिए। पिछली बार उतना टाइम नहीं मिला, इस बार प्रॉपर टाइम है तो उन्हें और एक्सप्लोर कर लिया जाए। जिसमें सिल्वीकल्चर सिस्टम है, ये फॉरेस्ट जो जेनेटिक्स है इसकी बेसिक टर्मिनोलॉजी पढ़ेंगे, लेकिन पढ़ेंगे क्योंकि ये आपकी बायोलॉजी से भी लिंक है। जेनेटिक्स साइटोलॉजी वहाँ पर भी है, यहाँ पर उसकी कुछ टर्मिनोलॉजी रहेगी और बाकायदा पूरा बायोलॉजी रहेगी अपनी। ट्रैवल इकोनॉमी, इसका इम्पोर्टेंस अपने इंटरव्यू में बहुत ज़्यादा हो गया है। फॉरेस्ट सॉइल, वैसे ट्रैवल इकोनॉमी का आप आर्ट एंड कल्चर में, वो आपका इकोनॉमी जो है, सॉरी ट्रैवोलॉजी जो है जनजाति अध्ययन, उसमें भी कर लोगे। सॉइल, मिट्टी, इसको आप लोग उतना सुपरफिशियल पढ़ते हैं, हम लोग यहाँ प्रॉपर एक बार स्ट्रक्चर्ड वे में पढ़ा देंगे। तो इसका कुछ हिस्सा एनवायरनमेंट में आता है, कुछ यहाँ पर आता है, वो दोनों जगह कवर हो जाएगा। और करंट अफेयर फॉरेस्ट से रिलेटेड इन चीज़ों को देख लेंगे। इसके अलावा यहाँ फिक्स नहीं है, कोशिश है कि अगले 2-2.5 मंथ में फॉरेस्ट्री अपनी प्रॉपर तरीके से कवर हो जाए। अगर वो 15-20 दिन खिंच भी जाती है तो टाइम की कोई दिक्कतें नहीं है, बस उन्हें पढ़ लेंगे और थोड़ा प्रॉपर वे में पढ़ेंगे। हाल फिलहाल में मैंने टॉपिक की लिस्ट डाल दी है, ये सभी ऐसे ही नहीं है, अभी आपका स्टडी मटेरियल फाइनल नहीं हो पाया, यहाँ पर कुछ चीज़ों में बदलाव आए। पिछले साल के जो क्वेश्चन थे, जो आपकी ऑब्जेक्टिव है, जो हम लोगों ने 23 में क्लास ली थी, उस टाइम पे हमारे पास जो पेपर थे वो अब लगभग डबल हो गए। अराउंड 200+ पेपर्स हैं। मीन्स पिछली जो ऑब्जेक्टिव की बुक है उसके कंपेयर में हम लोगों ने लगभग 6000+ पेपर नए ऐड किए। अब नए हैं तो मोस्ट ऑफ मिक्स है, कुछ नए हैं, कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे थे जो पहले छोड़ दिए गए, जैसे सीड सर्टिफिकेशन है उसे छोड़ दिया गया। अब हम लोग उन चीज़ों को थोरोली कवर करके लेके आ रहे हैं, तो थोड़ी चीज़ें बढ़ जाएंगी, इसलिए थोड़ी फीस भी बढ़ानी पड़ी, क्योंकि इसका ड्यूरेशन भी बढ़ेगा, कंटेंट भी बढ़ेगा, ऑब्जेक्टिव बढ़ेंगे। लेकिन उम्मीद ये करके चल रहे हैं कि MPPSC कितना भी एक्सपेंड कर ले, जो टारगेट है अपना कि 42 या 43 क्वेश्चंस ये आएंगे, इनके 2-3 क्वेश्चन सेक्शन ए में और 40 क्वेश्चन अपने बी में, तो कम से कम हम लोग 36-37 तो एटलीस्ट कवर कर लें। और अगर काम सही हो गया तो हम लोग 40+ चले जाएं, 1-2 क्वेश्चन ही छूटा है। हालांकि अपन 36-37 अपने लिए अभी तक नॉर्मल था। अब वो हम लोग भी नहीं बढ़ पा रहे, क्योंकि उसमें होता क्या है कि MPPSC भी ग्रेजुअली धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल बढ़ा रहा है, हम भी बढ़ रहा है, वो भी बढ़ रहा है, तो अपना रेशियो 36-37 पे पिछले 4-5 साल से वहीं अटके हुए हैं। चलो आगे देख लेते हैं। तो अपना जो पहला सब्जेक्ट रहेगा यूनिट 1, उसमें एक फर्स्ट सब्जेक्ट है, मेजर सब्जेक्ट है सिल्वीकल्चर, उसे पढ़ लेते हैं। सिल्वीकल्चर कैसे स्टार्ट करें, तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि बाय लार्ज पूरा टॉपिक जो है उसे हम लोग 5 हिस्सों में बांट लेते हैं, या आप 6 हिस्से ले लो। पहले में हम लोग समझेंगे कि आखिर ये फॉरेस्ट है क्या, जिसकी हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं। फिर सब्जेक्ट फॉरेस्ट्री चल रहा है, तो ये फॉरेस्ट्री क्या है। थर्ड, ये सब्जेक्ट सिल्वीकल्चर, जिसकी हम लोग अभी
प्रिपरेशन करने स्टार्ट कर रहे हैं। ये सिल्वीकल्चर क्या है, फॉरेस्ट का ऐसा हमारी लाइफ में ऐसा कौन सा पहाड़ है, इम्पोर्टेंस ऐसा क्या है जिसकी वजह से हमें फॉरेस्ट की कंजर्वेशन में गवर्नमेंट टूटी पड़ रही है, यहाँ पर ये चल रहा है। या जैसे तेलंगाना का भी केस है, हैदराबाद के पास कोई एक एरिया जो क्लीन किया जा रहा है, इतना वहाँ पर बवाल हो रहा है। तो ऐसा फॉरेस्ट से क्या फ़ायदे हैं आपको, वो मुद्दे देखने हैं। और लास्ट पिलर में हम लोग कहेंगे इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, एंशिएंट से लेकर के मॉडर्न तक जो वेरियस एक्टिविटीज़ हुई हैं, जो वेरियस इवेंट्स हुए हैं, बहुत सारी घटनाएं हुई हैं, उन घटनाओं को एक एक करके पढ़ेंगे, जिससे हमें इसकी जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है वो समझ में आ जाए। ये जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है, एवरेज मान के चल सकते हो आप, 8-10 क्वेश्चन तो आपके सीधे सीधे यहीं से निकल आएंगे। तो पहले स्टार्ट करते हैं फॉरेस्ट से। फॉरेस्ट है क्या? जैसे आपसे बोल दिया भाई साहब फॉरेस्ट, शब्द सुनते ही दिमाग में क्या घूमता है? बिल्कुल ऐसा घना जंगल, ये कुछ ऐसा डेंस वेजिटेशन है दिख रहा है। इसमें क्या है, बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, वाइल्ड लाइफ होगी, ग्रासेस होगी, क्लिम्बर्स वगैरह की सब कुछ होगा, ऐसे ही समझते हैं ना। ये क्या है, ऐसे बोल सकते हो कि ऐसा एरिया जो अनकल्टिवेटेड है, इस पर किसी ने खेतीबाड़ी करके पेड़ नहीं उगाए हैं, ये अनकल्टिवेटेड एरिया है जिस पर पहले से कभी कुछ नहीं किया गया, अनकल्टिवेटेड लैंड, जिससे नेचुरल वेजिटेशन, जो प्राकृतिक वेजिटेशन है वो अपने आप उस पर उगाई है और उस पर कब्जा कर लिया, ऑक्यूपाइड बाय नेचुरल वेजिटेशन विथ क्लोज और पार्शियली क्लोज्ड कैनोपी। हिंदी वाले इस लाइन को पढ़ लें। देखो ऐसा है, अनकल्टिवेटेड लैंड है, वो ज़मीन है जिस पे पहले खेतीबाड़ी नहीं की गई, जिस पर प्राकृतिक वेजिटेशन ने कब्जा कर लिया है, और ये ज़मीन है क्लोज या पार्शली क्लोज्ड कैनोपी। कैनोपी क्या होती है? अभी मोदी जी आ जाए तो वो टेंट हाउस वो पूरा बड़ा बड़ा टेंट लग जाता है, उसको क्या बोलते हैं? कैनोपी। एक टाइप से आप ऐसे समझो इसे, एक पेड़ है, ट्री है, ट्री का जो लीव्स है, पत्तियां है, पत्तियों का ये पूरा ग्रुप है, इसको क्या बोला जाता है? ये है इसकी क्राउन। क्राउन क्या होता है? राजा का जो मुकुट है, क्राउन सिर पर रखते हैं, वो है ये पेड़ का क्राउन। ये पेड़ का जो मेन स्टेम है, स्टेम तो प्लांट बॉटनी में स्टेम का मतलब सिंपल सा है। अब पेड़ों में हम लोग कैसे थोड़ा सा कुछ अलग सा फंतरू सा लगे, ऐसा लगे कि हाँ हम कुछ अलग है, स्पेशल है, तो हम लोग यहाँ स्टेम नहीं बोलेंगे, क्योंकि बॉटनी में तो स्टेम मतलब स्टेम है, छोटे बड़े स्टेम कैसे अलग कर पाए? ग्रासेस है उसमें भी स्टेम है, तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे यहाँ? ट्रंक या बोल, ट्री ट्रंक या ट्री बोल, बोल या ट्रंक, ये रहा। और इसे क्या बोलेंगे? क्राउन। ये टर्म लिख लेना किसी वाइट पेपर पे, जिससे जब नोट्स आपको रिसीव हो तो वहाँ पर इन्हें ऐड ऑन कर लें। अब क्या होगा, मान लीजिए ये सरफेस है, यहाँ पर एक पेड़ है, उसने ये क्राउन बनाया, दूसरा पेड़ है इसका क्राउन, तीसरा पेड़ है इसका क्राउन, चौथा पेड़ है इसका क्राउन। ये सब के क्राउन मिल करके ऐसा नहीं मिल रहा कि जैसे टेंट जो मोदी जी अमित शाह जी कोई भी आते हैं तो वो पूरा बड़ी बड़ी कैनोपी लग जाती है, ऐसा बिल्कुल ऊपर छत सी बना दी है और ये वो पिलर से लग रहा है। तो ये जो बनती है इसको बोला जाता है कैनोपी। अब कैनोपी के केस में दो दिक्कतें हैं, एक है ओपन कैनोपी और दूसरा है क्लोज कैनोपी। अगर ये पेड़ों के क्राउन जो हैं वो आपस में अच्छे से गुथे हैं कि जब आप नीचे से देखें तो आपको आसमान जो है आसानी से नहीं दिख रहा, जैसे किसी पेड़ के नीचे बैठ के देखना ऊपर को कुछ नहीं दिखेगा, पत्ते पत्ते दिखेंगे, तो इसका मतलब है क्लोज कैनोपी है। आप यहाँ से यहाँ तक कहीं भी घूम आइए, आपको आसमान ना दिखने वाला, तो क्या है? क्लोज कैनोपी है, जहाँ पर आपको कुछ दिख नहीं रहा। और अगर आसमान
थोड़ा थोड़ा दिख रहा है, बीच में गैप है, ये पेड़ और इस पेड़ के बीच में यहाँ गैप है, तो आसमान थोड़ा दिखने लगता है, तो आप बोल सकते हो कि ये पार्शियली क्लोज है, पूरा क्लोज नहीं है, पार्शियली क्लोज है। और अगर नीचे बैठ के पतझड़ है, नीचे देख कर धड़ाम से सीधा दिख रहा है, तो क्या बोलोगे? ओपन कैनोपी है। तो जंगल है, पेड़ हैं बहुत सारी, ऊपर डेंसिटी होगी, नीचे होगी, वेजिटेशन के क्राउन अलग अलग कैनोपी की लेयर बना रहे होंगे, टॉप लेयर, मिडिल लेयर, ग्राउंड लेयर। तो ऐसे बोल सकते हैं कि इनके जो कैनोपी है वो या तो क्लोज हो या पार्शियली क्लोज हो। स्कैटर्ड भी हो सकते हैं, लेकिन अपने इकोलॉजिकली देखते हैं तो अपन को यही समझ में आते हैं। और ये क्या करें, जो जंगली जीव हैं, जो वाइल्ड लाइफ है, उसको शेल्टर प्रोवाइड करवा दें। मतलब ऐसा एरिया जो अनकल्टिवेटेड हो, नेचुरल वेजिटेशन द्वारा कब्जा किया गया हो, कैनोपी इसकी पार्शियली या फुली क्लोज्ड हो और वाइल्ड लाइफ को शेल्टर प्रोवाइड करें, ऐसे एरिया को हम लोग बोल सकते हैं कि ये जंगल है, ये फॉरेस्ट है। ये इस हम लोगों क्या होता है, कई बार बहुत सारे टाइप से हम लोग एक ही चीज़ को डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। एग्जामिनर है, कई बार खिसक जाता है, तो बोलता है इकोलॉजिकल डेफिनेशन बताओ फॉरेस्ट की। अब आप कंफ्यूज ना हो जाएं, तो इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि इस डेफिनेशन को हम लोग इकोलॉजी, इकोसिस्टम के हिसाब से बता रहे हैं, तो ये इसकी इकोलॉजिकल डेफिनेशन हो गई। अदरवाइज याद रखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन क्या है, कई बार बीच में ऐसे प्रपंच आ जाते हैं, एक क्वेश्चन आया है, इसलिए हम लोगों ने से कर दिया कि हाँ ये इकोलॉजिकल है। अब मान लीजिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की ग्वालियर के बगल में एक ज़मीन पड़ी थी, खाली पड़ी थी, चंबल के रवाइन से हम लोगों ने जाके कब्जा कर लिया, हॉर्न वालों ने कब्जा कर डाला। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट मान लो हमसे नहीं जीत पा रहा है, मिल बांट के करप्शन वगैरह कुछ कर डाला, इनने उठे और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वालों ने ग्वालियर हाई कोर्ट में केस ठोक दिया कि माई बाप ये कुछ फ्रिंज ग्रुप है, फ्रिंज एलिमेंट है, या बोल सकते हो कि लोकल गुंडे मवाली टाइप के लोग हैं, और इन्होंने जंगल की ज़मीन पे, फॉरेस्ट पे कब्जा कर लिया। तो अब वहाँ पर क्या मैं ये बोलूँगा कि ये गलत बोल रहा है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तो ज़मीन ही नहीं है, कैसे बोल सकते हो? फॉरेस्ट ना यहाँ पर पेड़ है, ना क्लोज पार्शियली क्लोज कैनोपी है, ना वाइल्ड एनिमल है शेल्टर प्रोवाइड कर रहा है, वेजिटेशन भी नहीं है, उस पर तो हमने खेतीबाड़ी कर दी। तो कोर्ट में ऐसी चीज़ें नहीं चलती ना, वहाँ पर लीगल चीज़ें चलती हैं। तो लीगल के लिए क्या है, मतलब सीधा सा है कि कोई भी एरिया जिससे चाहे केंद्र सरकार, चाहे राज्य सरकार और चाहे कोई क्षेत्रीय ऐसी कोई बॉडी हो जो सरकार का ही अंग है, जैसे पंचायत राज सिस्टम में जो पंचायत है वो भी तो गवर्नमेंट का ही एक अंग है, चाहे वो एक ही गवर्नमेंट हो, जैसे चाइना है या बहुत सारी अदर कंट्रीज़ में है जहाँ एक ही गवर्नमेंट है, सेंटर स्टेट ये सब प्रपंच नहीं है, या फिर हम लोग गवर्नेंस अलग अलग लेवल पे कर रहे हैं। ये बिल्कुल स्कूल कॉलेज जैसा ही है। कॉलेज में एक मैन है, डीन, अलग अलग डिपार्टमेंट है, उसका एचओडी है, वो अपने अपने हिसाब से काम कर रहा है, फाइनल अथॉरिटी उसकी, लेकिन वो अपने अपने ऑटोनॉमी दे रखी है। उनने एचओडी ने फिर अपने अपने जो विंग्स बना रखी हैं डिपार्टमेंट में, उनको अलग अलग अथॉरिटी दे रखी है। तो फ्रीडम देना, एक अलग अलग लेवल पे डील होना, वैसा है कि पंचायती लेवल पे वो, लेकिन वो भी तो गवर्नमेंट का अंग है। तो अगर पंचायत ने फॉर एग्जांपल के लिए नॉर्थ ईस्ट स्टेट है जहाँ पर 5th और 6th शेड्यूल के एरिया है, ट्राइबल एरिया है, उन्होंने अपने डॉक्यूमेंट में किसी एरिया को लिख दिया कि ये फॉरेस्ट है, तो वो गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट है। ग्वालियर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है, इंदौर है, भोपाल है, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ये भी गवर्नमेंट का ही अंग है, या गवर्नमेंट की कोई इंटरप्राइज है। मतलब किसी भी टाइप के गवर्नमेंट रिकॉर्ड में अगर किसी ज़मीन को एज ए फॉरेस्ट लिख दिया गया है तो वो फॉरेस्ट है। कुल मिला के ऐसे समझ सकते हो कि अपने देश की जो टोटल ज़मीन है उसका रिकॉर्ड 3 लोग करते हैं। एक है डिफेंस, वो अपनी जो भी रिकॉर्ड है उसका लेखा जोखा अलग तरीके से करते हैं, वो डिफेंस रिकॉर्ड में है उनकी। दूसरा बचती है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की, जो फॉरेस्ट के रिकॉर्ड में है, वो रिकॉर्ड जो है उसकी मेंटेन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट करता है। हालांकि वो लिस्टेड में, जब क्योंकि
फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की इतनी प्रॉपर्टी है कि किसी गांव के बगल में भी है तो उसका रेवेन्यू डिपार्टमेंट का भी रिकॉर्ड होगा, उसमें भी वो दिखा दिया जाएगा कि फॉरेस्ट की ज़मीन है, लेकिन उसका गवर्नेंस फॉरेस्ट के पास भी है, तो फॉरेस्ट रिकॉर्ड में भी है। और तीसरा रेवेन्यू रिकॉर्ड, तो किसी भी टाइप के रिकॉर्ड में अगर उसे लिख दिया गया है ये फॉरेस्ट की ज़मीन है तो माई बाप वो फॉरेस्ट की है, भले ही उस पर पेड़ हो ना हो। तो वो है एक टाइप से लीगल डेफिनेशन। फॉरेस्ट मीन्स एनी लैंड, कोई भी ज़मीन का एरिया जो डिक्लेयर कर दिया गया है एज ए फॉरेस्ट अंडर एनी लॉ, चाहे वो सेंटर का हो, स्टेट का हो, कोई लोकल हो। तीसरा डेफिनेशन है टेक्निकल डेफिनेशन, इसको हम लोग आगे देखते हैं। ये आपकी जो दोनों डेफिनेशन है लीगल और टेक्निकल, उनकी हिंदी में लिखा हुआ है, जो हिंदी में है उन्हें पढ़ लें। तीसरा मुद्दा आता है कि ये टेक्निकल डेफिनेशन और उससे जुड़े हुए क्वेश्चंस को डील करना। ये फॉरेस्ट जो शब्द है वो कैसे आया? पहले जैसे हम लोग अब आजकल कुछ भी करते हैं तो बोलते हैं संस्कृत कोई शब्द ढूंढ के ले आओ। अपने कोई भी शब्द होते हैं उनकी उत्पत्ति कहीं ना कहीं संस्कृत भाषा से होती है। वैसे ही वेस्ट में कुछ भी होगा तो या तो वो ग्रीक उठाएंगे या लैटिन उठाएंगे। हालांकि ये कन्फ्यूजन रहता है तो कि ग्रीक शब्द है या लैटिन है, लेकिन कोई बात नहीं, वो वहीं से उठाएंगे। ऐसे ही लैटिन में एक शब्द है फोरिस, क्या है? लैटिन भाषा का एक शब्द है। फॉरेस्ट जो है वो टर्म ड्राइव हुआ लैटिन भाषा के एक शब्द फोरिस से, जिसका मतलब होता है आउटसाइड ऑफ विलेज बाउंड्री। इसका मैटर समझ लेते हैं तो फिर आपको चीज़ें आसान हो जाएंगी। देखो भाई, आज के टाइम पे हम लोग सब कुछ चलता है बिजनेस पे। ट्रम्प भाई साहब ने जो टैरिफ खेल रहा है, ये अब ज़मीन पे कब्जा नहीं कर रहा है, पर्पज़ है मार्केट बेस्ड। तुमने जितने बड़े मार्केट पे कब्जा उतनी आपकी अच्छी इकोनॉमी, पैसे आएंगे, देश आगे बढ़ेगा। पहले पुराने टाइम पे क्या होता था, मार्केट तो ज़्यादा था नहीं, जिसके पास जितनी ज़्यादा ज़मीन उतनी ज़मीन से ज़्यादा लगान, वो उतना ही मोटा सेठ। तो यूरोप में हुआ क्या, खासकर प्राचीन काल उनका ख़त्म हुआ, मध्यकाल जो है उसका स्टार्टिंग का फेज है। प्राचीन काल में उनने कोई तीर नहीं मारे। जब अपना प्राचीन काल जब हम लोग पढ़ते हैं तो ऐसे समझ लो कि हम लोग जो अशोक के टाइम पे हम लोग थे 5 या 6 जी में, और उनका अभी फर्स्ट जी भी शुरू नहीं हुआ। इतनी टाइट कंडीशन थी उनकी, मोस्ट ऑफ यूरोप की। रोमन, ग्रीक, इन्हें हम लोग बोल सकते हैं कि ये 1 और 2 जनरेशन में थे, 1 और 2 जी में। आदिवासी कबीलाई जीवन थोड़ा सिस्टमेटिक में हुआ रोमन वाले रीजन में। तो अब अगर आप हो भी जाओगे तो आपकी सोच विचार की जो कैपेसिटी है वो इतनी लिमिटेड है, 2G वाले 5G से कैसे लिपटेंगे, झिलेगा नहीं। इसलिए मोस्ट ऑफ जो इकोनॉमी थी उनकी वो हमारे ही पे बेस्ड थी। हमारा उन पे चाहे कपड़ा वाला मुद्दा हो, हम ही बेच रहे थे, मेटल उधर से आ रहा है ना, वो सोच पा रहे हैं हमारे जैसे। तो एक टाइप से उन्हें अगर इन्फॉर्मेशन चाहिए, कोई भी नॉलेज लेना है तो वो वहाँ से इधर आके आएंगे। तो हम लोग एक टाइप से बोल सकते हैं विश्वगुरु बन रखे थे, क्योंकि हमारे पास जो जिस लेवल की नॉलेज है वहाँ पर सोसाइटी अभी उस लेवल की नहीं पहुँची है। और यूरोप तो पूरा मोस्ट ऑफ छोड़ ही दीजिए, क्योंकि जो भी थोड़ी बहुत सिविलाइजेशन थी वो ये मेडिटेरियन के पास रही। तो इनकी सब कुछ शुरुआत कहाँ हुई, लगभग मध्यकाल के प्रारंभिक एरिया में। वहाँ पर क्या करेंगे, मान लीजिए एक छोटा मोटा सेठ हो गया, जैसे फ्यूडल बन गया। उसने क्या किया, यहाँ पर अपने छोटा सा किला बनाया, और उसने क्या किया, उसके पास जो भी उस पर एरिया कब्जा था उस पूरे एरिया को वो तो कोशिश करेगा ना कि जितना एरिया ज़्यादा साफ़ कर दे, उससे जो उत्पादन मिलेगा वो उतना ही मिलेगा ज़्यादा, उतना ही बड़ा मोटा सेट बनेगा। तो वो सारे प्लेन एरिया जिस पर वो खेती करवा सकता था उसे पूरी को साफ़ करके उसने क्या किया, खेतीबाड़ी करवाना शुरू कर दिया। अब वो बहुत सारे मजदूर रखेगा, लेबर, दूसरे लोग रहेंगे। यहाँ गैस की सप्लाई थोड़ी थी, खाना कैसे बनाओगे, एरिया तो साफ़ कर दिया। तो क्या है कि ज़मीन कहीं ना कहीं तो ऐसा होगा ना जो तुम्हारी लिमिटेशन होगी, कोई ऊबड़ खाबड़ वाला एरिया तुम्हारे में आ ही जाएगा। जैसे ये बाउंड्री वाला एरिया, ये बाउंड्री क्यों बन गई तुम्हारी,
ये इसलिए क्योंकि इससे आगे तुम बढ़ नहीं सकते थे, क्योंकि यहाँ दूसरा माई बाप बैठ रखा था, तलवार और बंदूक लेके बैठा था। जाओगे तो फिर वो लड़ाई झगड़ा करेगा। तो एक तो तुम्हारे दोनों के बीच में बाउंड्री बना दी गई, कैसे बनेगी। और दूसरा क्या है, ऑब्वियसली ये बड़े एरिया होंगे तो कहीं ना कहीं ऐसा एरिया होगा जो लो फर्टाइल है, ऊबड़ खाबड़ वाला है, उसमें खेतीबाड़ी नहीं कर सकते। तो इन लोगों ने क्या करना शुरू किया कि उस एरिया में पेड़ लगा दिए। पेड़ क्यों लगाए? क्योंकि भाई साहब इनने अपना महल बनाना, उसके लिए लकड़ी चाहिए। लकड़ी कहाँ से लेके आएंगे? इनने तो सब कुछ काट कूट करके सब खत्म कर लिया। एक ही लोग खाना बनाएंगे, खाना कुकिंग पकाएंगे कहाँ? सर्दियों में, यूरोप में जब सर्दी पड़ती है तो जलाएंगे क्या हीटअप के लिए? तो लकड़ी तो चाहिए। तो अपने गांव की बाहर की वो बाउंड्री जो ऊबड़ खाबड़ थी उस पर इन्होंने प्लांटेशन कर दी, पेड़ लगा दिए। तो ये पेड़ जो लगा दिए गए, इसे क्या लगाया? वुड। पूरा मानव जनित थी, क्योंकि वहाँ प्राकृतिक रही होगी, सब काट पैट दी। अब जब कमी पड़ने लगी तो क्या करें? बोला पेड़ लगाओ, पौधे लगाओ। तो ऐसे पेड़ पौधे उस एरिया में लगा दिए ना। यहाँ से ये शब्द का आपको मतलब समझ में आ जाएगा कि जो फॉरेस्ट है, इसलिए उन्होंने इस ये बाहर बाउंड्री पे जो प्लांटेशन की, उसके लिए ये शब्द यूज़ करने लगी फॉरेस्ट। फॉरेस्ट का मतलब था वो वुड, वो पेड़ जिन्हें हमने गांव की बाउंड्री पे लगाई गई है। किस लिए लगाई गई है? जिससे फ्यूल वुड और जो रिसोर्सेज है वो मिल सके। तो फॉरेस्ट जो है लैटिन भाषा के शब्द फॉरेस्ट से उत्पन्न हुआ है, जिसका मतलब होता है आउटसाइड ऑफ विलेज बाउंड्री। अब क्लियर हो गई? अब यहाँ पर आप इसकी जो डेफिनेशन थी उसे देख लो, टेक्निकल। फॉरेस्ट इज एन एरिया। फॉरेस्ट क्या है? वो एरिया है जिसे सेट असाइड। फॉरेस्ट वो एरिया है जिसे आपने एक साइड कर दिया है। आपने अपनी जो मेन उत्पादन की जो ज़मीन थी, जो कृषि उत्पादन की ज़मीन थी, उससे आपने इस एरिया को अलग निकाल के साइड करके रख दिया। फॉरेस्ट क्या है? एरिया जिसे आपने एक साथ साइड में अलग कर दिया। किसके लिए? प्रोडक्शन ऑफ टिम्बर और अदर फॉरेस्ट प्रोड्यूस। जो टिम्बर है उसके उत्पादन के लिए और जो पेड़ों से जो अन्य उत्पादन है उनके लिए आपने एक ऐसा एरिया जो कि विलेज की बाउंड्री पे आपने रख दिया है, छोड़ दिया है, जिससे उससे उत्पादन लिए जा सके, टिम्बर का और अदर फॉरेस्ट प्रोड्यूस का। फॉरेस्ट एन एरिया सेट असाइड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ टिम्बर एंड अदर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, या उससे जो अदर उत्पाद हैं, अदर फायदे हैं पेड़ों से, उन्हें लेने के लिए। अब आपको यहाँ समझ में आ गई होगी। तो फॉरेस्ट शब्द कौन सा है? लैटिन भाषा का शब्द है फॉरेस्ट है। एक शब्द आगे और आएगा, सिल्वा, सिल्वी, सिल्वोलॉजी, सिल्वीकल्चर। ये सिल्वी जो शब्द है ये भी लैटिन ही शब्द है। इसका भी सेम मतलब है फॉरेस्ट या वुड। जब अंग्रेज आए तो उनके पास एक ही शब्द था, फॉरेस्ट, जंगल। सॉरी, फॉरेस्ट मतलब वन। उसका अपने यहाँ संस्कृत में दो शब्द हैं, वन और जंगल। अंग्रेजों के पास एक ही शब्द था, वो था फॉरेस्ट। और उनके लिए फॉरेस्ट का मतलब वो है कि ऐसा एरिया जिसमें हमने प्लांटेशन करके ह्यूमन मैनेज एरिया हो। अब उनके यहाँ कोई नेचुरल एरिया था ही नहीं। जब अपने यहाँ आए तो उनके साथ दिक्कतें खड़ी हो गई। बोला यहाँ पर तो ऐसी एरिया है, एक वो एरिया जिसमें ह्यूमन इंटरवेंशन है और वो थोड़े मैनेज टाइप के फॉरेस्ट हैं, और दूसरे हैं अनमैनेज टाइप के, नेचुरल अनमैनेज टाइप के फॉरेस्ट। तो क्या किया जाए? तो वो अनमैनेज टाइप के हैं ना, जो ह्यूमन इंटरवेंशन से बाहर है, उनको बोल दो जंगल। तो इस टाइप से अपने यहाँ का जो शब्द था जंगल, उसे उन्होंने इंग्लिश में अडॉप्ट किया और पूरे यूरोप, अमेरिका, साउथ अमेरिका सब जगह है अब जंगल शब्द सब यूज करते हैं। तो अपने यहाँ के जो फॉरेस्ट, यानी कि अपने यहाँ वन और जंगल, यहाँ पर फॉरेस्ट यानी फॉरेस्ट और जंगल दो टर्म रहेंगे, मैनेज और अनमैनेज के लिए। अब कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं जिससे आप सुन जाओ। फॉरेस्ट क्या है? कौन सा शब्द है? लैटिन भाषा का शब्द है, ना कि ग्रीक का। याद रहे, भूल ना जाओ, इसलिए देख लो कि फॉरेस्ट जो है वो लेटा हुआ है, लेटा दो इसे, ज़मीन पर लेटा है फॉरेस्ट। तो फॉरेस्ट लैटिन भाषा का शब्द है। वैसे ही ये सिल्वा है, वो भी लैटिन का ही है, दोनों लेटे शब्द हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
द वर्ड फॉरेस्ट इज डिराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड फॉरेस्ट विच मीन्स, जो फॉरेस्ट है वो लैटिन भाषा के फॉरेस्ट शब्द से मिलके बना हुआ है। इसका क्या अर्थ है, उसका क्या है, आउटसाइड। यहाँ पर फॉरेस्ट का सेंस है। वन को एक पौधे समुदाय के रूप में परिभाषित किया गया है जिसमें मुख्य रूप से पेड़ों और संबंधित बूढ़ी वनस्पति शामिल है। आमतौर पर एक क्लोज कैनोपी होती है। क्या कहा जाता है, कर्नाटक वालों ने डेफिनेशन पूछा है कि फॉरेस्ट एज ए प्लांट कम्युनिटी कंप्राइजिंग मेनली ऑफ ट्री और एसोसिएट वो और क्लोज या पार्शली क्लोज कैनोपी। ये क्या है, लीगल है नहीं। कोई भी ज़मीन जो सेंटर स्टेट या किसी भी बॉडीज में अगर वो फॉरेस्ट है, वहाँ पर फॉरेस्ट वेजिटेशन हो ना हो फ़र्क नहीं पड़ता, वो फॉरेस्ट है, वो है लीगल डेफिनेशन। ये है वो इकोलॉजिकल डेफिनेशन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एरिया सेट असाइड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ टिम्बर एंड अदर फॉरेस्ट प्रोड्यूस। ये क्या है, ये फॉरेस्ट है या फॉरेस्ट्री, यहाँ कंफ्यूज मत होना। ये जो है फॉरेस्ट की बात कर रहा है। फॉरेस्ट्री तो फॉरेस्ट को ग्रो करने की, फॉरेस्ट को उगाने का विज्ञान है। वो एरिया जो प्रोडक्शन के लिए अलग रख दिया गया है, वो एरिया तो फॉरेस्ट ही है और उसे उगाने का जो विधि है वो है फॉरेस्ट्री। तो एरिया सेट असाइड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ टिम्बर क्या है, फॉरेस्ट। फॉरेस्ट मीन्स, अब फॉरेस्ट को अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से डिफाइन करते हैं। वैसे ये एक है अमेरिकन फॉरेस्ट सोसाइटी ऑफ अमेरिकन फॉरेस्ट। उन्होंने क्या है, थोड़ा फॉरेस्ट को अपनी, ये अमेरिकन के साथ क्या होता है कि वो ज़बरदस्ती किसी न किसी चीज़ को डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। पूरी दुनिया एक को मार रही है, जैसे सॉइल है उसका क्लासिफिकेशन है वो रसियन ने दिया, पीरियोडिक टेबल है अपनी वो रसियन ने दे दी, तो ये वो नहीं मानेंगे, फिर ये अपनी तरफ, अब वो मजबूरी हो गई उन्हें पीरियोडिक टेबल अडॉप्ट करना। अदरवाइज़ वो नया ही फिंदरू लेके आते हैं, क्योंकि हमें नीचा नहीं देखना चाहिए, हमारा कुछ हम लेके आएंगे। तो वैसे ये ज़बरदस्ती फॉरेस्ट को अपनी तरफ से डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। तो द सोसाइटी ऑफ अमेरिकन फॉरेस्ट मीन्स ऐसा इकोसिस्टम जिसमें मोर या लेस डेंस और एक्सटेंसिव ट्री कवर हो, ऐसा वेजिटेशन, ऐसी कोई एरिया जिसमें ट्री वेजिटेशन हो और वो ज़्यादातर तो क्लोज कैनोपी या पार्सली क्लोज हो, यानी कि डेंस वेजिटेशन हो, वो एरिया हो, हम इसे फॉरेस्ट बोल सकते हैं। एक तो इसका मतलब ये रहा मीन। दूसरा, प्लांट कम्युनिटी जिसमें ज़्यादातर प्रीडोमिनेंट, जिसमें मुख्य तौर पर पेड़ पौधे हों, जिसमें मुख्य तौर पर पेड़ हों, और वुडी वेजिटेशन हो जो जनरली मोर या लेस क्लोज कैनोपी में हो, ऐसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं, ये भी फॉरेस्ट का मतलब हो सकता है। ये दोनों ही सेंस हैं ये इसके अकॉर्डिंग कि फॉरेस्ट का क्या, तो इसका आंसर है ए एंड बी। अब यहाँ पर आपने जो फॉरेस्ट की डेफिनेशन पढ़ी, इनको थोड़ा ठीक से पढ़ना है, इंटरव्यू में सीधी पूछ लेते हैं। अच्छा, फॉरेस्ट से आप क्या समझते हो, फॉरेस्ट सर्विस में आप आना चाहते हो, तो ये वन जो है, वन और जंगल में क्या डिफरेंस है, वैसे डिफरेंस आगे देखेंगे, लेकिन वन से आप समझते क्या हो। फॉरेस्ट शब्द किस भाषा का शब्द है, ये इंटरव्यू के क्वेश्चन है और यहाँ मेंस में भी पूछे गए। दूसरा मुद्दा आता है कि फॉरेस्ट का क्लासिफिकेशन, हम फॉरेस्ट को क्लासीफाई क्यों करना चाहते हैं या फॉरेस्ट को क्लासीफाई करने की ज़रूरत क्या है। देखो, हमें क्या चाहिए, पहले एक सिंपल वे में देखें, सुबह से शाम तक हम लोग सुनते रहते हैं क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ये हो रहा है, फलाना हो रहा है, ढिकाना हो रहा है। अब क्लाइमेट चेंज वाले मुद्दे के लिए आपके पास एक पहले स्टैंडर्डाइजेशन हो कि आज की ये कंडीशन है, कल की ये कंडीशन है, यहाँ से यहाँ पहुँचे, इसका मतलब बदलाव हुए हैं। तो आपको सभी फॉरेस्ट का एक बेसिक स्ट्रक्चर कुछ तो देखनी पड़ेगी, वहाँ हमें उन्हें प्रॉपर अरेंज करने की ज़रूरत पड़ेगी। दूसरा, आप बैठे हो भोपाल में, एमपी में अलग पूरा एमपी है, यहाँ पर चंबल के फॉरेस्ट की हालत टाइट है, सतपुड़ा के फॉरेस्ट ठीक है, कहीं पर फॉरेस्ट की कंडीशन कुछ और है, कंपोजिशन अलग अलग है। आप ऐसा तो नहीं बोल सकते कि बोला एक काम करते हैं, सारे फॉरेस्ट में जितने भी पेड़ हैं सभी को हम लोग एक मुख्यमंत्री पेड़ बचाओ या पेड़ सुरक्षा अभियान चलाते हैं और हर पेड़ को हम लोग डेली 5-5 ग्राम यूरिया, डीएपी और कुछ और एक तीसरा ले लिया,
ऐसे बोला हम लोग बोतल में लेके आएंगे और हर पेड़ को पिला पिला के आएंगे। वैसा भी ऐसा पिलाना चंबल वालों के लिए थोड़ा ज़्यादा की ज़रूरत है, 2 बूंद से कुछ नहीं होगा। सतपुड़ा वालों की हालत अच्छी है, उन्हें वो 2 बूंद की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसे में क्या होगा, वहाँ रिसोर्सेज बर्बाद होंगे और चंबल में रिसोर्सेज काम नहीं कर रहा है, रिजल्ट नहीं दे पा रहा है। तो यहाँ अपने लिए ज़रूरत क्या है कि फॉरेस्ट को सही से कैटेगराइज करें, जिससे किसी कैसी ज़रूरत है उसको ज़रूरत के हिसाब से हम लोग अपने ट्रीटमेंट जो हमें वहाँ पर संसाधन लगाने हैं वो सही से लगा पाएँ। तो यहाँ हमें उन्हें क्लासीफाई करने की ज़रूरत होती है, जिससे हम उनको और बेहतर तरीके से समझ सकें। मान लीजिए तमिलनाडु गवर्नमेंट ने अभी कोई नया फुंतरू निकाला इको टूरिज्म का, और वहाँ पर उन्होंने धमाकेदार तरीके से ऐसा प्रोजेक्ट लॉन्च किया कि फॉरेस्ट के वारे नारे हो गए। लोग घूमने जा रहे हैं, करोड़ों में इनकम हो रही फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की। तमिलनाडु गवर्नमेंट टाइट हो गई। एमपी गवर्नमेंट सोच रही कि यार ऐसा अगर हम लोग करें तो हमारा ट्राइबल डेवलपमेंट हो जाए, फॉरेस्ट डेवलपमेंट हो जाए। तो एमपी गवर्नमेंट को कम से कम पता होना चाहिए कि वो तमिलनाडु गवर्नमेंट के कॉन्सेप्ट को अगर हम कॉपी कर रहे हैं तो उन्होंने किस टाइप के फॉरेस्ट पे किया, हम कहाँ पर कर सकते हैं। ऐसा थोड़ी है कि भाई साहब मैं गया और मैंने गर्मियों का सीज़न था, रात में 10 बजे नहाया और बिल्कुल पतला सा चादर ओढ़ करके मैं घर के बाहर जाके सो गया। आप बिल्कुल जनवरी में जब बिल्कुल फ्रॉस्ट पड़ रहा हो वैसे में 10 बजे रात में जा कर के ओपन में नहा लोगे और फिर पतला सा चादर ओढ़ के बिल्कुल ओपन में सो जाओगे तो क्या होगा, सुबह तक निपट जाओगे। सीजन का फर्क दिखना पड़ेगा आपको। वैसे यहाँ फॉरेस्ट में आपको उनकी क्लासिफिकेशन करना पड़ेगा, जिससे हम उन्हें प्रॉपर तरीके से समझ पाएँ और प्रॉपर तरीके से मैनेज कर पाएँ। यहाँ पर क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट किस पे कितना है उस चीज़ का भी समझना आसान हो जाएगा कि डाइवर्सिटी पहले से बड़ी है, कम है, कंपोजिशन में कुछ फ़र्क है। वो वेरियस बेसिस हो सकते हैं। तो पर्पज़ क्या है फॉरेस्ट को क्लासीफाई करने का कि एक तो स्टैंडर्डाइजेशन, कोई एक स्टैंडर्डाइज ऐसा कोई सिस्टम खड़ा किया जाए जिससे हम पेड़ों को प्रॉपर तरीके से आइडेंटिफाई कर पाएँ, फॉरेस्ट को उनको सही से डिस्क्राइब कर पाएँ, उनकी सही से मैपिंग कर पाएँ। बेसिक पर्पज़ वही है कि उनका प्रॉपर तरीके से कंजर्वेशन हो, एडमिनिस्ट्रेशन प्रॉपर तरीके से हो, रिसर्च, लैंड यूज, रिकॉर्ड कीपिंग, ये सारी चीज़ें प्रॉपर तरीके से हो पाए। यहाँ इंटरव्यू के लिए भी एक क्वेश्चन है कि अच्छा फॉरेस्ट का हम क्लासिफिकेशन क्यों करते हैं, तो आप कुछ आंसर दे पाएंगे। अब क्लासिफिकेशन के लिए बहुत सारे बेसिस हैं, हम लोग एक एक करके ये बेस देखते हैं। पहला बेसिस है एज के बेसिस पर। एज पे हम लोग बोल सकते हैं कि फॉरेस्ट 2 टाइप के हो सकते हैं। एक हो सकते हैं सेम एज के फॉरेस्ट। एक एरिया था जैसे चंबल का है, कल अडानी आते हैं और भाई साहब पूरे के पूरे चंबल में अगले 1 साल के अंदर 5,000 या 20,000 हेक्टेयर एरिया में पूरे प्लांटेशन कर दिया। तो पूरा जंगल किस एज का होगा, लगभग सभी सेम एज के। तो इसे बोल सकते हैं कि ये है इवन एजड फॉरेस्ट। कैसा है, इवन एजड। सतपुड़ा के पेड़ है, जंगल है, इन्हें इवन एजड बोल सकते हो। इवन मतलब सेम, समान, एजड मतलब उम्र, एज। ये सभी के सभी कैसे होंगे, अनइवन। कैसे होंगे, अलग अलग एज के होंगे। कुछ होंगे 40 साल के, कुछ 60 साल के, कुछ 20 साल के, कुछ नए नए होंगे। एक और दिक्कत है, जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं उन्हें तो कोई दिक्कत नहीं है, जो हिंदी वाले हैं उनके लिए भाई साहब ऐसा है कि हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि आपको हिंदी टर्मिनोलॉजी और वो चीज़ें इसमें रहें, साथ में आपको हिंदी इंग्लिश मिक्स टाइप के नोट्स दे दें। प्योर हिंदी करना संभव नहीं है, क्योंकि ये एग्जामिनेशन में क्या करते हैं, ये इवन एजेड को वहाँ सीधा रेगुलर लिखा होगा आपका, ये पूछेंगे आपको रेगुलर 1। अब ऐसे में क्या करोगे, तो आपको इनकी जो शब्दावली है वो कोशिश करनी है कि इंग्लिश में ही याद रहे, क्योंकि ये ऐसे लिख देते हैं या हिंदी में ऐसी नई शब्दावली खोज के ले आते हैं, ना तुमने कभी पढ़ी, ना हमने कभी पढ़ी, और ना जिसने बनाया उसने पढ़ी। कहीं गूगल बाबा ने खोज के दे दी, वो दे देते हैं, तो वो झलती नहीं है। इसलिए इससे क्या क्वेश्चन गलत नहीं होते अपने, इसलिए इसे ध्यान रखो। तो इन्हें क्या बोल सकते हैं, अनइवन एजड। धीरे धीरे इंग्लिश की दिक्कतें सॉल्व हो जाती हैं। 2020 से अभी तक जितने भी थे
आज तक कोई भी हिंदी वाले को ऐसा दिक्कत नहीं रही। वो स्टार्टिंग में दिक्कतें रहती हैं, धीरे धीरे करके उन्हें आधा अंग्रेज बना लेते हैं अपन। तो आप भी आधे अंग्रेज बन जाओगे, बोलोगे हिंदी, टर्मिनोलॉजी है, गोइंग करेंगे अपन, पढ़ेंगे करेंगे। तो अनइवन एजेड फॉरेस्ट, जहाँ अलग अलग एज के। अब ऐसा भी हो सकता है कि अगर सभी एक एज के हैं तो हम लोग ये नहीं बोल सकते हैं कि ये बिल्कुल रेगुलरिटी है, जैसे पूरे स्कूल में सब के सब बिल्कुल एक ही ड्रेस के हों, एक ही एज के हों, साइज शेप सब कुछ एक से हों। तो हम लोग बोल सकते हैं कि इनमें रेगुलरिटी ज़्यादा है, इसलिए हम लोग इन्हें बोल सकते हैं कि रेगुलर फॉरेस्ट है या इवन एजेड फॉरेस्ट है, एक ही एज के फॉरेस्ट है। इन्हें रेगुलर इसलिए बोल देते हैं क्योंकि जनरली हम लोग जब भी प्लांटेशन करते हैं लगभग एक ही स्पीसीज लगा देते हैं, टीक टीक टीक, यूकलिप्टस यूकलिप्टस यूकलिप्टस, कैजुराना चल रहा तो वही कैजुराना कैजुराना चल रहा है। यहाँ अलग अलग स्पीसीज होंगी, मिक्स होगी, इसलिए ये इर्रेगुलर है। तो यहाँ सामान्य तौर पे एज सबकी सेम है, ज़्यादातर केस में सेम ही स्पीसीज होती है। अब प्राकृतिक रूप से देखा जाए तो जनरली ये एक ही होती है, लेकिन बहुत सारी जगह क्या है, थोड़ी बहुत ऊंच नीच हो सकती है। मान लीजिए एक गाय का झुंड जा रहा था जिसमें 5000 गायें थी, उसमें 20 भैंसें थी। तो आप क्या झुंड को ये बोलोगे कि गायों का झुंड है लेकिन इसमें भैंसें भी हैं, ये बोलोगे गाय का झुंड है। ये 20-25 थोड़ी बहुत जो भैंस दूसरे जानवर हैं 2-4%, उन्हें अपन निगलेक्ट कर दिया जाता है जिससे चीज़ें आसान हो जाए। वैसे ही है कि ये इसके केस में जब उम्र का मुद्दा आता है तो 25% ध्यान रखना। 25% क्यों ध्यान रखना? क्योंकि आगे बवाल होने वाला है, वहाँ आगे एक जगह 20% का भी एक फितूर आएगा। वो जो 20% का जिंद है वो एग्ज़ाम में ले डूबता है। उम्र के केस में आपको 25% की छूट है कि अगर जो आपके पेड़ हैं उनकी उम्र लगभग मान लो 100 साल या उससे ज़्यादा के हैं, तो उसमें अगर मान लो सभी के सभी की उम्र है 100 साल, तो ऐसा कोई पेड़ 2-5% जिनकी उम्र जो है वो 102 है, 105 है, 110 है, 125 तक, और कुछ पेड़ नीचे के हैं। लेकिन ये जो ऊंच नीच हो पेड़ों में चल जाएगा, लेकिन ये टोटल पेड़ जो है मान लो 5000 पेड़ हैं, उनमें से लगभग 25% तक का थोड़ा बहुत ऊपर नीचे का वेरिएशन है वो चल जाता है, कोई थोड़ा ऊपर कोई। लेकिन ऐसा नहीं कि 5000 पेड़ में से 2000 पेड़ तो इसी एज के हैं और 3000 पेड़ इधर उधर, मतलब 25% में थोड़ी बहुत ऊंच नीच है। चलो छोड़ दो 25% को। 100 गाय में 20 दूसरे जानवर हैं लेकिन 80 गाय हैं। यहाँ इसका मतलब ये है कि 100 कैटल है, 100 गाय है, उनमें 25 गाय हैं, 75 गाय हैं और 25 अदर जानवर हैं, तब भी हम उसे गाय का झुंड बोलेंगे। लेकिन कब तक? 75 तक एक लिमिट सेट कर दी है, उससे नीचे नहीं होना चाहिए। ये तो फिर है ही। अब क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन भी इनने मस्त घुमाए। पहला क्वेश्चन है यहाँ, क्यों भाई क्यों नहीं आ रहा है? पहला क्वेश्चन है इन केस ऑफ नेचुरल अनइवन एजेड फॉरेस्ट, कोई प्राकृतिक और अनइवन एजेड फॉरेस्ट है, ठीक है भाई कोई दिक्कत नहीं। डिफरेंस अप टू % ऑफ रोटेशन इज यूजुअली अलाउ वेयर द फॉरेस्ट इज नॉट हार्वेस्टेड फॉर 100 और मोर। मान लो कोई ऐसा एक जंगल का पेड़ एरिया है जिसमें पेड़ खड़े हैं, और ज़्यादातर पेड़ ऐसे हैं जिन्हें हम लोग जो काटने वाले हैं वो लगभग 100 साल या उससे ज़्यादा ही ऊपर ही काटेंगे। तो ऐसे केस में कितने प्रतिशत तक हम लोग फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं, क्या हम उन्हें इवन एजेड माने? ऐसा इसलिए करना पड़ता है क्योंकि मैनेजमेंट आसान हो जाता है। और फिर प्राकृतिक रूप से देखा जाए, जंगल बड़े एरिया में चंबल में अडानी लगाए तो संभव है उसने आज इस साल पूरे पेड़ प्लांटेशन कर दी, अगले साल कुछ मर जाएंगे, उसकी जगह उसने दूसरे लगाए तो वो 1 साल पीछे हो गए। फिर उसके बाद कुछ 5-10 साल बाद कोई आया और 4 पेड़ काट ले गया, उसकी जगह उसने फिर लगाए पेड़। तो ऐसे वेरिएशन आते रहेंगे ना। तो इसलिए यहाँ पर कितने तक? 25% तक। वही क्वेश्चन इसने पूछा है, यहाँ 25% का ध्यान रखना। उम्र में 25% की छूट है। ये हिंदी वालों का क्वेश्चन रहा।
दूसरा क्वेश्चन, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आ रेगुलर फॉरेस्ट, जो रेगुलर फॉरेस्ट यानी कि इवन एजेड फॉरेस्ट है उनका लक्षण है, क्या लक्षण है? ये नया क्वेश्चन है। सभी आपके 24-25 के क्वेश्चन भी हैं, 25 के भी अब आने शुरू हो गए हैं क्योंकि फरवरी में कुछ एग्ज़ाम हो गए हैं। अभी 25 में, फरवरी नहीं सॉरी, अभी मार्च में हुआ है, 15 मार्च के आसपास। फॉरेस्ट विथ ट्री स्पीसीज, फॉरेस्ट विथ अप्रॉक्सीमेटली सेम एज और साइज ऑफ ट्री, ये है रेगुलर। क्योंकि सेम एज और साइज, रेगुलरिटी मतलब सबकी सेम साइज शेप है। इवन एजेड का मतलब होता है सबकी उम्र सेम है, लेकिन वो ज़्यादातर एक ही स्पीसीज लगाते हैं, इसलिए हम उन्हें रेगुलर फॉरेस्ट बोल देते हैं। रेगुलर का मतलब बेसिक हुआ सबके सब बिल्कुल सेम साइज के, सेम शेप के, सेम स्ट्रक्चर के दिख रहा है। अगर मान लो आपने अडानी ने चंबल में पेड़ लगाए और सभी के सभी यूकेलिप्टस न लगा के 4 यूकेलिप्टस, 4 बहेड़ा, 4 हरड़, 4 कुछ और, 4 कुछ और, ऐसे करके उसने 50 स्पीसीज लगाई, सब के सब इवन है, लेकिन सब रेगुलर नहीं हुए फिर वो फॉरेस्ट, क्योंकि कोई कैसा खड़ा कोई कैसा, तो वो इरेगुलर हो जाएगा। इसलिए यहाँ इवन और अनइवन ही लेके चलना है आपको। रेगुलर का कॉन्सेप्ट समझने के लिए है, वो आगे हम लोग उसे और डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। दूसरा मुद्दा है पेड़ों को उगाया कैसे जाए। अडानी चंबल में फॉरेस्ट को 2 टाइप से उगा सकता है भाई। एक, बीज लेके आए सीड और ज़मीन में सीड की सोविंग कर दें, तो रीजनरेशन, नई जनरेशन जो है वो किससे आए? बीज से। अब बीज से आएंगे तो पेड़ कैसे होंगे? जड़ बहुत गहरा जाएगा, जब गहरा जाएगा तो पेड़ ऊपर बड़ा बनेगा। बिल्डिंग जितनी ऊंची होगी उसके नीचे नींव आपको उतनी गहरी बनानी पड़ती, तो ऐसे पेड़ जो खड़ा होगा इसे बोलेंगे हाई फॉरेस्ट। क्यों? क्योंकि पेड़ बहुत बड़े जाते हैं, इसके ऊंचे जाते हैं। दूसरा है आपने कोपाई से लगा दिया, जैसे एक पेड़ था, आपने ये पेड़ को काट दिया यहाँ से, यहाँ टर्मिनोलॉजी है उस पर आप लिखते जाना, ये काम आएगी। पेड़ था, आपने इसे काट दिया, आप भी काट सकते हो, या मान लो पेड़ लगा था, ये अचानक से कोई तूफान आ गया और इसने यहाँ पर पेड़ को स्नैप कर दिया, पेड़ कट गया, टूट गया। यहाँ पर ये क्या बचा? इसे बोलते हैं स्टंप। कुछ दिन बाद आप देखोगे इससे ऐसी कोपाइस निकल आती है, कॉप निकल आती है। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं कोपाइस। अब ये कोपाइस के भी अलग अलग नाम होंगे, अभी आपको देखने की ज़रूरत नहीं है। अभी आप इतना ध्यान रखो, इतना एक पेपर में बना लेना है जब तक आपको नोट्स नहीं मिले कि ये क्या है। ये है स्टंप, इसके लिए टर्म यूज़ किया जाता है स्टंप। ये एक टाइप से स्टूल भी हुआ जिस पे तुम बैठते हो। अब इसमें कोपाइस, जो पीका फूटते हैं नए, उन्हें बोलते हैं कोपाइस। वो कहीं कहीं से भी निकल सकते हैं। एक क्या है, इसमें आप यहाँ देखो कि अंदर है, यहाँ हार्डवुड, और ये बाहर की बार्क छाल, यहाँ से कोपाइस निकलता है। तो ऐसा नहीं लगता कि ये स्टूल है और यहाँ से ऊपर से निकल रहा है, तो इसको टर्म यूज़ करते हैं हम लोग स्टूल कोपाइस। स्टूल कोपाइस। अगर ये नीचे जड़ वाला हिस्सा है, ये स्टेम वाला हिस्सा है, ये यहाँ से निकला, तो इसे क्या बोलेंगे? रूट है। ऐसे ये क्या है? कॉलर है मेरी, तो ये क्या है? रूट और सूट का ज्वाइंट पोर्शन, यानी कि इसे बोलेंगे रूट कॉलर सूट कोपाइस। बस याद रख लो, मैंने केवल इसलिए बता दिया जिससे आपका धीरे धीरे बैकग्राउंड बने। आगे ये सब अगेन सबके सब 10 बार रिपीट होंगे, इतनी बार समझाऊंगा, इतनी बार हो जाएगा ये कि खून निकलने लगे। रूट कॉलर सूट कोपाइस, पर्पज़ यही है कि धीरे धीरे ये टर्म ग्रेजुअली आपको याद हो जाए और आसान से लास्ट तक पहुँचते पहुँचते उंगलियों पे आ जाए, तो क्या कन्फ्यूजन नहीं रहेंगे इनमें।
तो ये क्या है, कोपाइस। आप वेजिटेटिव तरीके से, मान लो ऐसे कोपाइस करवा दिया आपने, कोपाइस से जंगल उगाया। जंगल में कैसे उगा सकते हो, किसी पेड़ की टहनी है, कटिंग है, वो पेड़ की टहनियाँ लगा के आ गए। अगर आपने कटिंग से लगाई है, टहनी से लगाई है, तो टहनी वाले में क्या होगा, नीचे जड़ें टहनी में निकलेंगी तो मूसला जड़ नहीं बनेगी, तो ये पेड़ बहुत बड़ा नहीं जा सकता। इन पेड़ों के साथ दिक्कत होती है। जैसे मैं एक एग्जांपल के लिए बता दूं, मेरा जो मास्टर हुआ पंतनगर से, वहाँ पर हम लोगों ने जो रिसर्च था वो पॉपुलर पे किया। पॉपुलर एक पेड़ है, थोड़ा हल्की लकड़ी होती है और ज़्यादातर उसका उपयोग है वो हम लोग वहाँ से पेपर को, पेपर इंडस्ट्री सेंचुरी पेपर मिल है, वहाँ पर पेपर बनाने में यूज करते हैं। उसमें क्या होता है कि जैसे अपना लठ है, डंडा, वैसे हम लोग डंडे लगा देते हैं, उसके नीचे वाले हिस्से से जड़ें निकल आती हैं। अब मूसला जड़ नहीं है तो क्या होता है कि कई बार बंदरों का ग्रुप आता है। अब छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं उनमें आदतें होती हैं, फटाक से चढ़ गए। अब एक चढ़ गया तो वो ट्रुप में, बंदरों के ग्रुप को बोलते हैं ट्रुप। तो जैसे आर्मी का ग्रुप ट्रुप होता है, तो बंदरों का ट्रुप होता है। तो अब वो जो ट्रुप है उसमें एक चढ़ गया तो दो चार और होते हैं, उनके भी दिमाग में शरारत छूटती, वो पीछे पीछे चढ़ जाते हैं। अब बच्चा ऊपर लटका है तो माँ का दिमाग ख़राब होता है कि गिर ना जाए, तो पीछे से माँ उसे उतारने के लिए चढ़ जाती है। नीचे मूसला जड़ है नहीं, ये जड़ है, पेड़ धड़ाम से नीचे आ जाता है। तो ये पेड़ जो कटिंग से लगाए जाते हैं, बडिंग, ग्राफ्टिंग, एयर लेयरिंग, यहाँ सभी वो वेजिटेटिव तरीके हैं। हम लोग आगे एक एक करके सारी डिटेल में पढ़ेंगे। तो इस टाइप से जो पेड़ लगाए जाते हैं ये ज़्यादा बड़े नहीं हो पाते हैं, इसलिए इन्हें बोलते हैं कोपाइस से है, कोपाइस फॉरेस्ट। बाय लार्ज वेजिटेटिव है, कोपाइस ही जरूरी नहीं है, वेजिटेटिव है, तो इसलिए इन्हें बोलते हैं या तो कोपाइस फॉरेस्ट या लो फॉरेस्ट, क्योंकि कोपाइस के अलावा अदर तरीके भी हो सकते हैं। तो कोपाइस या लो फॉरेस्ट और हाई फॉरेस्ट या सीडलिंग फॉरेस्ट, इनके बीच का जो डिफरेंस है यहाँ मैंने समझाने के लिए ज़रूर डाल दिया है। वैसे पहले डाल दिया था, लेकिन अब सोच रहा हूँ कि अभी बताने की ज़रूरत नहीं है। आगे हम लोग चीज़ें जब आएंगी तब चीज़ें थोड़ी आसान हो जाएंगी। नेक्स्ट बेस हो सकता है रीजनरेशन, कैसे उगाए जा रहे हैं उसका। एक ये हो सकता है कि जंगल हैं वो प्रकृति द्वारा उगाए गए हैं, उन्हें बोल सकते हैं वर्जिन फॉरेस्ट या नेचुरल फॉरेस्ट, यानी कि ये प्राकृतिक वन है, इसमें हमारा कोई रोल नहीं है, अपना कोई रोल नहीं है, नेचर का रोल है। दूसरा है मैनमेड फॉरेस्ट, मानव जनित वन। अब इंटरव्यू में एक क्वेश्चन है, मानव जनित मतलब वो फॉरेस्ट जिसे इंसानों ने उगाया और ये जिसे प्रकृति ने उगाया। इंटरव्यू में क्वेश्चन आया कि भाई साहब ये वर्जिन फॉरेस्ट क्या होते हैं, कहाँ मिलते हैं। भाई वर्जिन का मतलब है वो फॉरेस्ट जो अभी तक ह्यूमन इंटरवेंशन, जहाँ हमने कोई काड़ी नहीं की, ह्यूमन इंटरवेंशन की स्फीयर से बिल्कुल बाहर रहे हैं, वो प्राकृतिक ही रूप से, वो सभी क्या हैं, वर्जिन फॉरेस्ट। कहाँ मिलेंगे भाई साहब, दुनिया में कहीं ऐसी जगह मिली बची है जहाँ इंसान ने काड़ी ना की हो। हम लोग अगर बाय लार्ज ज़बरदस्ती निकाला जाए तो बोल सकते हैं कि अमेजन बेसिन, क्योंकि अफ्रीका की जो कोंगो बेसिन है वहाँ पर तो पहले ही दुनिया भर की चीज़ें हो चुकी हैं। साउथ अमेरिका में जो अमेजन बेसिन है उसमें कुछ ऐसे एरिया हो सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर कई बार आती हैं ड्रोन फुटेज कि एक ऐसी ट्राइबल कम्युनिटी है जो अभी तक इंसान से बिल्कुल बाहर ही रही है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि वो मैन सोसाइटी से बाहर है, वो फॉरेस्ट अभी वहाँ कुछ बचा हुआ है जो वर्जिन है, जो मतलब इंसानी इंटरवेंशन से बचा हुआ है, जहाँ हमने अपनी तरफ से कुछ नहीं किया, प्राकृतिक ही जो कर रही वही कर रहे हैं। तो वर्जिन फॉरेस्ट कहाँ मिलेंगे, अमेजन बेसिन में। वर्जिन फॉरेस्ट मतलब अ नेचुरल फॉरेस्ट, वो फॉरेस्ट जो अपने प्राकृतिक स्टेट में है जहाँ ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं है। ठीक है, अब एक आध क्वेश्चन देख लेते हैं। पुनर्जनन के आधार पर वनों के कितने प्रकार हैं, 2 प्रकार हैं पुनर्जनन के आधार पर, हाई फॉरेस्ट या कोपाइस फॉरेस्ट। देखो रेगुलर और इरेगुलर ये किसके बेसिस पे है, रेगुलर वो जो एक ही एज के हैं, तो ये एज के बेसिस पर है। इवन एजेड, अनइवन एजेड ये वाले। पुनर्जनन के आधार पर ये है हाई और कोपाइस, या हाई फॉरेस्ट और लो फॉरेस्ट, या सीडलिंग फॉरेस्ट और कोपाइस फॉरेस्ट।
प्योर और मिक्स आगे आएंगे कंपोजिशन के बेसिस पर, मिक्सन के। हाई फॉरेस्ट वन क्या है? वो वन जो बड़े बड़े होते हैं, ज़्यादा ऊंचाई के होते हैं? नहीं, हाई फॉरेस्ट वो फॉरेस्ट हैं जो बीज से लगाए जाते हैं, सिंपल सा है। यहाँ पर देख लेना, वही बीज से उत्पन्न होने वाले वनों को हाई फॉरेस्ट बोला जाता है। देख के ऐसा लगता है हाई फॉरेस्ट मतलब वो वन जो ऊंचाई पे उगते हैं या ज़्यादा बड़े बड़े होते हैं, वो नहीं होते हैं। हाई फॉरेस्ट का मतलब है वो वन है जो बीज से लगते हैं। कई बार जो कम पढ़ते हैं उनसे यही लगता है अच्छा हाई फॉरेस्ट क्या होता है, बोला अच्छा हाई फॉरेस्ट है मतलब जो पहाड़ों पे ऊपर ऊपर उगते हैं, या जो कुछ लोगों ने बिल्डिंगें देख रखी होती है, मूवी देख रखी होती है, तो लगता है कि वो फॉरेस्ट जिन्हें लोग बड़ी बड़ी बिल्डिंगों पर छतों पे उगाते हैं वो हाई फॉरेस्ट होते हैं। तो वो कुछ ऐसा नहीं है, बीज से उगे हुए फॉरेस्ट हाई फॉरेस्ट है। ऐसे वन जो बीज से उत्पन्न होते हैं क्या कहलाते हैं? हाई फॉरेस्ट। इन हाई फॉरेस्ट रीजनरेशन इज ऑब्टेन बाय, किससे? हाई फॉरेस्ट में रीजनरेशन किससे मिलता है? बीज से। बडिंग, ग्राफ्टिंग, कटिंग से है, तो इसे हम लोग बोल सकते हैं लो फॉरेस्ट। व्हाट इज लो फॉरेस्ट? लो फॉरेस्ट का मतलब क्या होता है? वो जो भाई कटिंग, बडिंग, ग्राफ्टिंग किसी से है। रीजनरेटेड फ्रॉम कोपाई सूट, ये हो सकता है। सेल्फ सोन सीड, प्रकृति ने खुद ही बीजों को बो दिया, उनसे तो हाई हो जाएंगे। रीजनरेट फ्रॉम सीड सोन आर्टिफिशियली, बीज चाहे प्राकृतिक रूप से अपने आप लगें चाहे इंसान लगाए, लेकिन बीज से तो हाई फॉरेस्ट ही है। वो फॉरेस्ट जो एडवांटेजियस ग्रोथ से हुआ है, ये कुछ हद तक ठीक बोल सकते हो, लेकिन जब सीधा सीधा ऑप्शन मिल जाए तो फिर इस पर जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये कोपाई सूट वगैरह है, ये है क्या? एडवेंटिशियस बड़ी तो है, अपस्थानिक कलियाँ होती हैं जो ये ग्रो करती हैं। नेक्स्ट, नेचुरल फॉरेस्ट अनइन्फ्लुएंस्ड बाय ह्यूमन एक्टिविटी इज नोन एज, मानव गतिविधियों से अप्रभावित प्राकृतिक वन के वो हिस्से जो अभी तक अप्रभावित रहे हैं उनको हम क्या बोलते हैं? उन्हें बोलते हैं वर्जिन फॉरेस्ट। ठीक है, अब अगला मुद्दा है कंपोजिशन, संगठक, उनका घटक जो है उनके आधार पर। एक है कैटेगरी प्योर फॉरेस्ट, वो फॉरेस्ट जिसमें जो टोटल फॉरेस्ट है, जितने भी पेड़ हैं, उसके लगभग 80% कोई एक अकेली स्पीसीज हो। उम्र में कितनी की छूट थी? 25% की। यहाँ पर छूट कितनी है? 20% की। यहाँ 80% का कॉन्सेप्ट है, इसे ध्यान रखना। इसलिए मैं बोल रहा था कि प्योर फॉरेस्ट मतलब कोई भी ऐसे वन जिसमें लगभग अगर कोई एक स्पीसीज, देखो मुद्दा क्या है, हम लोग जंगल में जाते हैं तो हमें एक ऐसे जंगल मिलते हैं प्राकृतिक जो सतपड़ा वाले हैं, उसमें क्या होगा, दुनिया भर की स्पीसीज होंगी, वो बिल्कुल मिक्स टाइप की होंगी। कई बार आप फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में लोगों से बात करो तो वो बोलेंगे हमारे यहाँ के साल फॉरेस्ट है, हमारे यहाँ के टीक फॉरेस्ट है। एमपी में क्वेश्चन पूछा जाता है, कई बार प्रीलिम में आ गया कि एमपी में टीक फॉरेस्ट कितनी है, साल फॉरेस्ट कितनी है। सुन के ऐसा लगता है कि टीक फॉरेस्ट की बात कर रहा है, इसका मतलब उस पूरे एरिया में 100% टीक ही टीक ग्रो हो रहा है। ऐसा नहीं होता है, नेचर में एब्सोल्यूट कुछ होता नहीं। लेकिन अगर अडानी ने चंबल की रेवाइन में 5000 हेक्टेयर में अकेले टीक की प्लांटेशन करी, बिल्कुल टीक ही टीक है, टीक ही टीक है, 100% टीक लगाई, तो वो क्या है? टीक फॉरेस्ट। वो है प्योर फॉरेस्ट। जनरली प्योर फॉरेस्ट मानव जनित होती है अपने एरिया में, ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल में प्योर फॉरेस्ट मानव जनित है, क्योंकि प्रकृति प्योर नहीं उगाती है। अब मुद्दा क्या है कि जैसे टीक फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट अगर देखें तो कहीं पे ऐसा है फॉरेस्ट का पैच जहाँ पर 100% टीक नहीं है, 5-10% दूसरे भी हैं। अब फॉरेस्ट को कैसे मैनेज करें? तो वो एक क्राइटेरिया करते हैं कि 20% की छूट दे दो, दूसरी स्पीसीज हो बनी रहने दो, हम लोग उसे टीक का फॉरेस्ट मान के ही मैनेज करेंगे, जिससे हमारे थोड़ी चीज़ें आसान हो जाएं। तो प्योर फॉरेस्ट मतलब वो फॉरेस्ट जिसमें मोस्ट ऑफ स्पीसीज एक ही स्पीसीज की होती हैं, तो हम उसे प्योर मान लेते हैं। चाहे वो 100% प्योर हो सकता है, अप टू 80% प्योरिटी तक है, तो हम प्योर फॉरेस्ट मानते हैं। जो अपने दूसरे फॉरेस्ट हैं ये कैसे हैं? ये है मिक्स्ड, जिनमें कोई एक स्पीसीज बहुत बड़े डोमिनेंट रोल में नहीं है। हालांकि मैं आपको डिटेल क्लासिफिकेशन नहीं समझा रहा हूँ,
आप जब ट्रेनिंग में जाएंगे तब आप पढ़ेंगे। यहाँ पर जो 80% का क्राइटेरिया है ये ज़्यादातर स्पीसीज़ के लिए है। ये टीक, साल, देवदार, इन सब के लिए कई बार क्राइटेरिया बदलेंगे। कुछ के लिए अगर कहीं कंपोजिशन में 60% तक है तो हम उसे प्योर फॉरेस्ट मान लेंगे, क्योंकि उस स्पीसीज़ को उससे ज़्यादा एब्सोल्यूट मिलता ही नहीं है, हो ही नहीं पाता है। तो वो उन चीज़ों को छोड़ दिया जाए। यहाँ पर बेसिक जो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है एग्ज़ाम के लिए जितना ज़रूरी है वो है कि 80% का क्राइटेरिया, उससे ज़्यादा प्योर नहीं चाहे मिक्स। अब कहीं अगर मिक्स फॉरेस्ट है तो वहाँ ऐसा हो सकता है, जैसे हम लोग सतपुड़ा में गए, वहाँ पर ऐसा हो सकता है कि आपने एक पैच पकड़ लिया, एक पहाड़ी पकड़ ली और वहाँ पर स्पीसीज देखी, तो ऐसा हो सकता है कि कुछ स्पीसीज ऐसी होती हैं जो बहुत ज़्यादा होंगी वहाँ। हम लोग बोल सकते हैं कि इन स्पीसीज को कि ये प्रिंसिपल स्पीसीज हैं, ये इस स्कूल की प्रिंसिपल है, ये प्रिंसिपल स्पीसीज, क्योंकि वो वहाँ उस रीजन में बहुत ज़्यादा है। मतलब 100 पेड़ों में से बोल सकते हो कि 40-50 पेड़ तो अकेले प्रिंसिपल मिल रहे हैं। यानी कि ये फर्स्ट इन इम्पोर्टेंस, वो स्पीसीज जो उस मिक्स फॉरेस्ट में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, फर्स्ट इन इम्पोर्टेंस। हिंदी वाले जो है ना वो इसकी हिंदी के चक्कर में ना फंसे। हिंदी वाले सीधे यहाँ इंग्लिश शब्द पढ़ेंगे। प्रिंसिपल, प्रिंसिपल सबसे स्कूल में सबसे मेन इस आदमी होता है। तो फॉरेस्ट में जो सबसे फर्स्ट इम्पोर्टेंस की स्पीसीज है वो है प्रिंसिपल स्पीसीज। ठीक है, कुछ और स्पीसीज होंगी जो प्रिंसिपल से थोड़ी डाउन होंगी, प्रिंसिपल के आगे पीछे घूमती रहेंगी, उन्हें बोल सकते हैं एसेसरी, सहायक स्पीसीज, एसेसरी स्पीसीज। ये इसके कंपेयर में लेस वैल्यू की होंगी, लेस वैल्यू देन प्रिंसिपल स्पीसीज। इनकी जो वैल्यू है वो इसके कंपेयर में कम है। मतलब उस जंगल में 100 में से 40-50 पेड़ इसके मिल रहे हैं, इनके 20-30 पेड़ मिल जाएंगे। ये जो है इन्हें बोलते हैं एसेसरी स्पीसीज। बहुत सारी ऐसी स्पीसीज होंगी जिनके 2-2, 4-4 ही पेड़ मिलेंगे, ऐसी बड़ा जखीरा होगा। इन सब को बोलते हैं ऑक्सिलरी स्पीसीज। इनको बोल सकते हैं इन्फीरियर क्वालिटी, चाहे तो इन्फीरियर क्वालिटी या इन्फीरियर साइज। ऐसी स्पीसीज जो इन्फीरियर क्वालिटी या इन्फीरियर साइज की है उनको हम लोग ऑक्सिलरी स्पीसीज बोलते हैं। या बोल सकते हैं कि वो स्पीसीज जो सेकेंडरी स्पीसीज है, सेकेंड क्लास सिटीजन है फॉरेस्ट की, सेकेंडरी स्पीसीज है। या इन्हें बोल सकते हैं सब्सिडियरी स्पीसीज, सहायक स्पीसीज। ये उस जंगल में भरण पोषण, मतलब ये बोल सकते हो कि वो जो गैप बन रहा है उसमें फिलिंग की तरह काम की जा रही, तो इन्हें क्या बोलते हैं ऑक्सिलरी स्पीसीज। आप इसे ऐसे डायग्राम बना सकते हो, ये बन गई प्रिंसिपल स्पीसीज। चलो, इसके साथ कुछ दिक्कत हो रखी है। ये आ गई आपकी प्रिंसिपल स्पीसीज, इसके साथ आ गई आपकी ये सेकेंडरी, और ये रही आपकी ऑक्सिलरी। ऑक्सिलरी, और ये कौन सी है, ये प्रिंसिपली ये है एसेसरी जो सहायक है। मैं टर्म की बात क्यों बोल रहा हूँ कि फर्स्ट इन इम्पोर्टेंस लेस देन प्रिंसिपल, लेस देन टर्म याद करो, यहाँ फर्स्ट इन इम्पोर्टेंस करो और यहाँ पर इन्फीरियर क्वालिटी टर्म करो, क्योंकि क्वेश्चन लंबे चौड़े आए हैं, बहुत कुछ बोलते हैं, कितना भी पढ़ लो समझ में ही नहीं आता। हमें सबसे सीधा वो टर्म पकड़ना और अपना काम हो जाता है। इफ़ 80% ऑफ ट्री ऑफ ए फॉरेस्ट आर सेम देन इज नोन है। अगर कोई जंगल है जिसमें लगभग 80% पेड़ किसी एक ही स्पीसीज के हैं तो हम उस टाइप के वन को क्या बोल सकते हैं। यहाँ कंपोजिशन की बात कर रहे हैं, यहाँ कंपोजिशन में 20% का मिश्रण हो सकता है, उम्र में 25% की छूट है, तो इन्हें क्या बोलेंगे हम लोग प्योर फॉरेस्ट। हिंदी, प्योर फॉरेस्ट आर कंपोज ऑफ almost entirely of one species, usually of extent of not less than। शुद्ध या प्योर जो वन है वो ज़्यादातर एक ही स्पीसीज से मिलकर बने होते हैं, लेकिन वो स्पीसीज कम से कम 1% से कम नहीं होनी चाहिए, और वो प्रतिशत क्या है, वो है 80%।
यहाँ ध्यान रखना, यहाँ वही मैं बोल रहा हूँ उम्र में 25% की छूट, क्योंकि 25% यहाँ मिश्रण में 20 की, ये कन्फ्यूजन कई बार उल्टे हो जाते हैं। तीसरा, अब क्वेश्चन पूछने का ऐसा तरीका बहुत साल तक चलता रहा, तो इनने क्या कर दिया, अब एक काम करेंगे, हम ऐसे नहीं पूछेंगे, हम तुमसे ये पूछेंगे कि एक फॉरेस्ट है जिसमें इतने पेड़ हैं, किसके, टीक के, आउट ऑफ, बोला इस एक फॉरेस्ट है जिसमें टोटल इतने पेड़ हैं, उनमें से इतने पेड़ केवल टीक के हैं। ऐसे केस में ये फॉरेस्ट को क्या बोलोगे, कौन सा फॉरेस्ट है ये? तो सीधी सी बात है, 1120 आउट ऑफ 1250। अब 1250 का मतलब 10% कितना हुआ, 125। 20% का मतलब हुआ तुम्हारे लगभग 250, ये 20% है। ये तो इसमें से 1100 मतलब लगभग 100 के आसपास, 130 के आसपास कम हुए। मतलब ये परसेंटेज जो है इस टोटल ट्री स्पीसीज है उसमें जो टीक है वो लगभग शायद 90% या 88% के आसपास टीक ही टीक है। तो क्या बोलेंगे, 80% से ऊपर है तो प्योर फॉरेस्ट है। हम लोग यहाँ प्योर फॉरेस्ट लगा सकते हैं इसे। दूसरा क्वेश्चन, आ स्पीसीज ऑफ inferior quality of size of relatively little silviculture value। ये कुछ भी दुनिया भर का लिखेंगे, मुद्दा पकड़ो वो टर्म, वो स्पीसीज जो इन्फीरियर क्वालिटी की है, अगर वो मिल गई अपना काम हो गया। तो ये कौन सी है, प्रिंसिपल है नहीं, एसेसरी है नहीं, ऑक्सिलरी है जो सबसे ज़्यादा इन्फीरियर होती है। कौन सी है, ऑक्सिलरी स्पीसीज। ये आंसर आ गया अपना। ये स्पीसीज फर्स्ट इन इम्पोर्टेंस, कौन सी स्पीसीज है जो फर्स्ट इम्पोर्टेंस की है, वो है प्रिंसिपल। लंबा चौड़ा पढ़ लो, लेकिन होता क्या, क्वेश्चन समझ में नहीं आते, वो टर्म पकड़ के चलना अपना काम हो जाता है। पिछले भाई 20 साल में तो हो रहा है, आगे का भगवान मालिक है। अब एक क्वेश्चन आया इस साल, इन्होंने क्या किया, एक टेबल दे दी, बोला मैच द क्रॉप कंपोजिशन विथ देयर क्लासिफिकेशन। क्रॉप कंपोजिशन है और टाइप ऑफ क्रॉप है। अब एक लिखा है न, मोर देन 75% बाय वन स्पीसी। एक ऐसा फॉरेस्ट है जिसमें जो वेजिटेशन है वो लगभग 75% से ज़्यादा बना रही है। तो हम लोग बोल सकते हैं, यहाँ ऑप्शन इस टाइप के है कि ये बना रही है तो इसका मतलब ये प्योर फॉरेस्ट है। ठीक है। दूसरा बोला है 50 से 75% है। मैंने आपसे समझाया अभी कि जो कंपोजिशन वाली क्वेश्चंस हैं, हम लोग यहाँ आपको डिटेल में नहीं समझा रहे हैं, क्योंकि परसेंटेज वाइज के कितने तक प्योर हैं वो स्पीसीज वाइज वेरी है, उसके बहुत सारे क्लासिफिकेशन हैं। बट उतने एकेडमिक में पढ़ लो, यहाँ अपने एग्ज़ाम में ज़रूरत नहीं है। तो वहाँ से काफ़ी हद तक चीज़ें यहाँ वैसे भी आप बिना उतना डिटेल में जाए भी कर सकते हो। जैसे ये एक काम हो गया प्योर फॉरेस्ट। दूसरा इन्होंने बोला कि अगर कोई ऐसा जंगल का पैच है जिसमें 100 पेड़ों में से 50 से 75% तो एक ही स्पीसीज के हैं, बकाए की अदर है, मतलब वो बहुत ज़्यादा डोमिनेंट है उस एरिया में, 4 पेड़ों में से 3 या 3.5 उसी के हैं। तो हम लोग बोल सकते हैं मिसलेनियस, मैन क्रॉप, मिक्स क्रॉप। तो हम लोग देखो सिंपल समझ में आ रहा है कि इसका मतलब मैन और मिक्स में ये मतलब ये मैन क्रॉप की तरफ जा रहा है कि मैन क्रॉप उसमें वही है, बकाए की चीज़ें और है। अगर 25-50 है तो इसे बोल सकते हो कि ये मिसलेनियस, और इसमें बोल सकते हो कि ये मिक्स्ड में है। कोई स्पीसीज है जो 25% से 50 बना रही, मतलब ये है कि वहाँ के जो जंगल है वो मिक्स टाइप के हैं, जिसमें 4-5 स्पीसीज ठीक ठाक मिक्स हैं, और फिर बकाया की चिल्लड़ तो चलती रहेगी, कोई एक आध दो छुट्टे में। अगर कोई भी स्पीसीज 25% से ज़्यादा नहीं है, यानी कि सब 5-5, 10-10%, यानी कि भयंकर टाइप की मिक्सअप है, इस टाइप के फॉरेस्ट को जनरली हम लोग बोलते हैं मिसलेनियस फॉरेस्ट। नहीं ये टीक फॉरेस्ट है, साल फॉरेस्ट है, देवदार फॉरेस्ट, जैसे हम लोग बोलते हैं ना टीक फॉरेस्ट, साल फॉरेस्ट, देवदार फॉरेस्ट, बबूल फॉरेस्ट, ऐसे दुनिया भर के। तो वो कभी 100% एब्सोल्यूट होता ही नहीं है, वो बाय लार्ज इस कैटेगरी के होते हैं। और ऐसे फॉरेस्ट जो बिल्कुल मिक्स है, जिसमें कोई स्पीसीज है ही नहीं, 5-10% से ज़्यादा कोई स्पीसीज बना ही नहीं रही, उन सबको हम मिसलेनियस फॉरेस्ट में डाल देते हैं। तो फोर्थ का आ गया आपका ये, तो पकड़ लो, पहला का ए, दूसरे का सी, तीसरे का डी,
और चौथे का बी। अपना आंसर क्लियर हो गया। यहाँ पर वही मैंने लिख दिया था। नेक्स्ट है बेस्ड ऑन ओनरशिप। माई बाप कौन है फॉरेस्ट का, उसके बेसिस पर। पहला है फॉरेस्ट, अगर फॉरेस्ट का जो एरिया है उस पर जो जंगल उगा है वो ज़मीन सरकारी है, पेड़ लगाए या नेचर ने या सरकार ने लगाए, उनका माई बाप ओनरशिप प्रॉपर्टी राइट सरकार के हैं, तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये किसकी है, गवर्नमेंट ओन फॉरेस्ट है। अपने देश में जो भी फॉरेस्ट है बाय लार्ज 96% जो फॉरेस्ट है वो गवर्नमेंट ओन फॉरेस्ट है। दूसरा है कम्युनल फॉरेस्ट, यानी कि कम्युनिटी फॉरेस्ट, जिसमें जो एरिया है वो कम्युनिटी की है, जैसे पंचायत की है। हालांकि सरकारी बोल सकते हो, लेकिन उसकी बाय लार्ज जो मैनेजमेंट है, डिसीजन मेकिंग, वो सरकार नहीं ले रही, वो लोकल कम्युनिटी ले रही। कौन से पेड़ लगाएंगे वो कम्युनिटी देख रही है, रिजल्ट जो भी उससे निकल रहा उत्पाद वो भी कम्युनिटी ले रही है। तो बाय लार्ज जो डिसीजन है वो कम्युनिटी बेस्ड है, तो इसे बोल सकते हैं कम्युनिटी फॉरेस्ट। क्योंकि कम्युनिटी प्राइवेट भी हो सकती है। मान लीजिए आजकल सिटी में बड़ी बड़ी कॉलोनीज है, कॉलोनी वाले बीच में पार्क बना देते हैं, उसमें फॉरेस्ट उगा दिया, तो वो कम्युनिटी का है ना, कम्युनिटी फॉरेस्ट। तीसरा है प्राइवेट फॉरेस्ट, जो कोई प्राइवेट फर्म है उसकी है। जैसे मान लो टाटा कंपनी है, उनका टाटा का थर्मल पावर प्लांट है। इनसे बोला जाता है कि भाई तुम बहुत सारा कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन, कार्बन यहाँ फैला रहे हो, एक काम करो कि कुछ तो मेंटेन करो, क्लाइमेट चेंज में कुछ रोल नहीं होगा क्या। तो ये क्या करेंगे, अपनी यूनिट के पूरे सराउंडिंग में, जो इनकी यूनिट लगी है उसके सराउंडिंग में पूरा एक फॉरेस्ट पैच ग्रो कर देते हैं। किस लिए, जिससे यहाँ से जो पॉइंट सोर्स जो पॉल्यूशन है वो वहाँ का कार्बन उधर ही फिक्स हो जाए। इससे क्या होगा, पॉल्यूशन बाहर ना जा पाए, पॉल्यूशन बफर की तरह बना देते हैं। अब इसकी ओनरशिप किसकी है ज़मीन की, प्राइवेट कंपनी की, फर्म की। फॉरेस्ट कौन लगा रहा, प्राइवेट। इससे फॉरेस्ट जो प्रोड्यूस निकलेंगे वो कौन रखेगा, ये प्राइवेट फर्म। तो ये कौन से फॉरेस्ट है, प्राइवेट फॉरेस्ट। अपने यहाँ प्राइवेट फॉरेस्ट हैं बट बहुत ज़्यादा नहीं है। प्राइवेट फॉरेस्ट हालांकि थोड़े प्रमोट ज़रूर किए जा रहे हैं, वेस्ट में ज़्यादा है, क्योंकि वेस्ट में क्या है कि भाई अमीर ज़्यादा है। जैसे आपके पास जब इनकम 40-50 हज़ार के आसपास होती है तो आप एक छोटा सा प्लॉट लेते हो, उसमें पूरा रोड की 1 फुट दबा करके अपना मकान बना लेते हो। पैसा थोड़ा IAS IPS हो गए तो बंगला बनाओगे, तो बिल्डिंग के साथ क्या है, गार्डनिंग वाला एरिया बनेगा। बिजनेसमैन इंडस्ट्रियलिस्ट हो गए तो क्या होगा, एक बड़ी सी प्रॉपर्टी स्टेट, जैसा वेस्ट में हम लोग सुनते हैं देखते हैं कि एक पूरा स्टेट होगा जिसमें पूरी बाउंड्री होगी, आपका घर होगा, गार्डनिंग होगा, गोल्फ के लिए होगा, और प्राइवेट फॉरेस्ट होगा, खुद की फॉरेस्ट होगी, जहाँ ओनरशिप है पर्टिकुलर पर्सन की है। यहाँ पर कंपनी की है, वहाँ पर्टिकुलर पर्सन की है। एक फोर्थ कैटेगरी, ये जैसे पंचायत है, अगर ये पंचायत के पास है तो हम लोग बोल सकते हैं पंचायत फॉरेस्ट है। कम्युनिटी फॉरेस्ट का एक एग्जांपल ऐसा बोल सकते हो कि जैसे हरियाणा में बहुत सारी कम्युनिटी हैं जिनने अपनी सामूहिक ज़मीन पर जंगल उगा दिया, जिससे वहाँ वाइल्ड लाइफ रह रहे हैं। या हमारे गांव में मान लीजिए ऐसा है कि एक एरिया है जहाँ पर एक धार्मिक हमारे देवता है, उनसे जुड़ा हुआ वो पूरा फॉरेस्ट पैच है, किसी ने पेड़ नहीं काटे, वो पूरा एक सेक्रेड ग्रूव वो उगाया, बड़ा बन गया। अब वो उसकी ओनरशिप जो है वो लोगों की ज़मीन की थी, लेकिन उन्होंने फिर डोनेट कर दी उसको। अब वो ज़मीन किसकी है, कम्युनिटी की है, सरकारी नहीं है ना प्राइवेट है किसी की, वो अब कम्युनिटी ओनरशिप है, उस सेक्रेड धार्मिक जगह के से जुड़ी हुई ज़मीन है। वो एक टाइप से उसे अर्ध सरकारी सा बोल सकते हो, तो वो भी हो सकती है। फोर्थ जो है कॉन्ट्रैक्चुअल फॉरेस्ट, इसका कॉन्सेप्ट अभी रिसेंटली अपने यहाँ MP में ही आया। इसको थोड़ा ध्यान से समझते हैं फिर देखते हैं। कम्युनिटी फॉरेस्ट इज क्लासीफाइड बेस्ड ऑन, कम्युनिटी जो फॉरेस्ट है वो किस आधार पर हम लोग क्लासीफाई करते हैं, एज के आधार पर नहीं, एज के आधार पर होगा इवन अनइवन, या रेगुलर और इरेगुलर। रीजनरेशन के बेसिस पे हाई और लो, या सीड या कोपाइस। ऑनरशिप के बेसिस पे बोल सकते हैं कम्युनिटी की ऑनरशिप है तो कम्युनिटी फॉरेस्ट। लीगल टेक्निकल वो नहीं है। दूसरा, ये
कॉन्ट्रैक्चुअल फॉरेस्ट की बात कर लेते हैं। हम लोग बेसिक चीज़ें समझा चुके हैं आपको कि मामला कहाँ है, कि जब भी आप फॉरेस्ट को देखें कि किसके पास है तो ये देखना है ज़मीन किसकी है, फॉरेस्ट कौन उगाएगा, चाहे नेचर, ए कम्युनिटी, ह्यूमन बीइंग, लेकिन कौन उगाएगा, जो जंगल उगेगा उसको किसकी गाइडलाइन के अंडर मैनेज होंगे, कौन उसे लास्ट में काटने की अथॉरिटी है, उसको प्रोक्योर करने, हार्वेस्टिंग की अथॉरिटी किसके पास है, वो सारी चीज़ें हमें ध्यान देना होता है।